एंड इट इज, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो अपन बात कर रहे हैं, जो अपन लिटरेचर को एक्सप्लोर करते हैं और जो लिख रहे हैं, तो एक एक क्या बोलते हैं, एक क्या कहावत है ना, खाक में छोड़ो गांव में ढिंडोर हो। गांव में छोरो क्या क्या समझे आप? कि चलता है। सारे गांव को तो पता है कि यार कलानीन कंपनी में क्लास हो रही है, और कलानीन कंपनी को नहीं पता है कि यहाँ क्लास हो रही है। ये हालत है आपकी क्लास का, और उसको अब हम ही अटेंड नहीं करेंगे, हम ही बेनिफिट उसका नहीं लेंगे और दूसरे बेनिफिट लेके चले जाएंगे, तो क्या होगा? एंड नाउ लुकिंग टू दिस प्रैक्टिस करीब करीब हर जगह, एंड दैट इज आवर पर्पस। अगर हमें देख करके कोई सीख रहे हैं, इससे बढ़िया क्या बात है? दैट इज आवर पर्पस। अपने को ये नहीं है कि यार हम कर रहे हैं दूसरे नहीं करना चाहिए, दूसरे लोग करेंगे तभी तो सारे लोग जो है, क्योंकि सारी बातें हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिक बात किसी को पता ही नहीं है, कोई नहीं कर रहा है जो हम कर रहे हैं। बेसिक चीज क्या है कि जो भी नई जनरेशन आ रही है उसको पता तो होना चाहिए कि करना क्या है, ये कोई नहीं बताता है, और हम उसे अटेंड नहीं कर रहे हैं। लुकिंग टू दिस स्ट्रेंथ ऑल्सो वी आर, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि अभी तक ये क्लास पूरी बढ़ जानी चाहिए। इस बार सारे बच्चों को मंडे को ऑफिस में बुला लो, रोहन, जो कि एब्सेंट है ना? Now we will start with this internal audit of textile industry, where we have our colleague सुरेंद्र धाकड़ जी, और सुरेंद्र जी ने आप लोग कुछ लोगों के रजिस्ट्रेशन भी सुरेंद्र जी के अंडर में होंगे, है या नहीं है? हाँ, तो सुरेंद्र जी ने 1993 से कलानीन कंपनी से ही सीए किया था, एंड ही वाज अगेन फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। अभी हम इनके गांव में लालचोट से भी आगे इनका 25-30 किलोमीटर आगे गांव है। कौन सा गांव है सर? बागो, है ना? तो वहां से जब ये थोड़ा सा आप अपना पहले 2 मिनट जो सीएस जवाहर साहब के साथ में परिचय कैसे हुआ वो बताओ, फिर उसके बाद वी विल स्टार्ट विद। गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैंने भी कलानीन कंपनी से ही चार्टेड अकाउंटेंसी करी है। रूरल बैकग्राउंड था मेरा, और जिसको कहते हैं प्योर रूरल। आज भी गांव को देखेंगे तो मेरा जो गांव है वो टिपिकल राजस्थानी गांव नजर आता है। बहुत ज्यादा फैसिलिटीज आज भी नहीं है। स्कूल जाने के लिए आपको 10 से 15 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाना पड़ता था 9th-10th के लिए। तो 10 किलोमीटर जो डिटर्मिनेशन था वो था कि स्कूल जाना है, सर्दी गर्मी बरसात, आपको जाना है तो जाना है। ग्रेजुएशन मैंने यहीं से किया। आफ्टर ग्रेजुएशन मैं इनकम टैक्स ऑफिस में कोई काम से गया था एग्जाम देने के बाद में, एंड आई मेट द जवाहर साहब। जवाहर साहब ने सिंपल से 3 क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे थे। 10th में कितनी परसेंटेज है, ग्रेजुएशन में अभी तक सेकेंड ईयर तक का कितना है, और आगे क्या करना है। रूरल बैकग्राउंड का पता नहीं था आगे क्या करना है। कुछ करना है, कुछ करेंगे। जवाहर साहब ने कहा सीए क्यों नहीं कर रहे? सर वही कर लेंगे। और नेक्स्ट डे मैं अगले दिन कलानीन कंपनी में था एज ए आर्टिकल। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि रूरल बैकग्राउंड था। अभी बच्चों को फॉर्चुनेट है, दे आर एबल टू give their answer of the Hindi medium, but that time it is not possible. The only one medium, that is the English medium. पहली बार जब एग्जाम लिया इंटरमीडिएट का, तो जवाहर साहब ने कहा क्या बाकी का तो दिन की चिंता है, क्योंकि तो कुछ समझ में नहीं आया था। एंड आई गॉट फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट। किसी में 10, किसी में 12, किसी में 14, क्योंकि इंग्लिश समझ में ही नहीं आती थी। And same time, my batchmate got the first rank in all India.
एंड आई मैं नीचे से मैं फर्स्ट था, वो ऊपर से फर्स्ट। संजय अग्रवाल कौन? गिरीश भार्गव। अच्छा, गिरीश भार्गव। गिरीश भार्गव got inter and final both the first rank. And then I started, क्योंकि उससे पहले कभी फेल्योर देखा नहीं था. And then I started to rework, hard work on English and all paper. And next attempt I cleared my intermediate and final in first attempt. कोई प्रॉब्लम नहीं आई. बीसा किया, LLB किया, सब कुछ किया. And then I got the opportunity to appear in the UPSC. 3 साल मैंने UPSC का भी तैयारी किया. And I am fortunate to inform you, I cleared both prelims and final, and appeared for the interview, but couldn't crack the interview that time. अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था. वो एक दुखी रह गया पेंडिंग. Sometimes क्योंकि I took all my 4 attempts that time, the 4 attempts, and but not able to crack the interview. Then I came in practice, job भी बहुत सारे ऑफर थे, नहीं आए. And that time I अजमल साहब का, CL साहब, PL साहब का every time मेरे को बहुत blessings रही है. वो मतलब क्लास में होगी, ट्रायल वर्जन रिकॉर्ड करो. Blessings उनकी रही है. तो एक ही चीज है कि there are no shortcut of hard work. आपको मेहनत करनी है तो करनी है. अब मैं भूपेंद्र जी को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि उन्होंने इंटरनल ऑडिट के ऊपर ये सब्जेक्ट रखा. आज भी हमारे पूरे प्रैक्टिस में हम देखेंगे कि जो इंटरनल ऑडिट है ना, सबसे कम फोकस्ड एरिया है. उसके ऊपर हमने, आप ये देखिए, आपने स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग सारे पढ़ लिए होंगे, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी सारे पढ़ लिए होंगे, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट कितना पढ़े, होते भी हैं क्या ये भी पता नहीं. तो Standard of Internal Audit Institute ने first time they come in the 2013 with the 5 standard of internal audits, and again 2021, 2023 they the revised. अब बहुत सारे स्टैंडर्ड है आपका 100 सीरीज में, 200 सीरीज, 300 सीरीज, 500 सीरीज, ये बहुत सारी आपकी सीरीज में स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट है. इंटरनल ऑडिट बहुत बड़ा स्कोप आपको रखता है. कितनों जनों ने इंटरनल ऑडिट करी है? ओके. एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ओनली 1. इंटरनल ऑडिट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अब आप देखिए कि वैसे आप इंटरनल ऑडिट क्या है, इंटरनल ऑडिट कैसे करनी है. मैं एक इसके बारे में, क्योंकि 3 स्पीकर्स इज देयर, दे विल गिव यू द डिटेल्ड अबाउट द इंटरनल ऑडिट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. मैं केवल एक ब्रीफ आपको बताता हूं कि इंटरनल ऑडिट में क्या है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली अपने को किस चीज का. 5 मिनट अपन प्रेयर कर लें. प्रेयर लगा सर माइक. इसे स्टार्ट विद प्रेयर.
Yes. टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री। आज जितना एम्प्लॉयमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री दे रही है, दूसरी कोई इंडस्ट्री नहीं है। लार्जेस्ट इंडस्ट्री टेक्सटाइल में आप इंडस्ट्री की बात करेंगे, देयर द स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, फैब्रिक, गारमेंट आपका एक बहुत बड़ा सेक्टर है। स्पिनिंग मिल्स क्या हैं? जहां पे आपका यार्न बनता है वो स्पिनिंग मिल्स हैं। जहां पे कपड़े की बुनाई होती है, वीविंग है, तो वीविंग मिल्स हैं। आपके जो फैब्रिक तैयार होता है वो वीविंग मिल्स हैं। गारमेंट, जहाँ पे आपका रेडीमेड गारमेंट तैयार होता है वो गारमेंट इंडस्ट्रीज है। स्पिनिंग मिल्स और जितनी भी वीविंग मिल्स हैं वो मोस्टली ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। गारमेंट इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों ही सेक्टर्स के अंदर है। जब हमको नॉर्मली जो हमको इंटरनल ऑडिट करना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात करेंगे तो उसमें आपकी स्पिनिंग मिल्स हो सकती है या कंपोजिट मिल्स हो सकती हैं। कंपोजिट मिल्स क्या है? कंपोजिट मिल्स जहाँ पे आपका स्पिनिंग प्लांट भी है, आपका वीविंग प्लांट भी है और प्रोसेस हाउस भी है। हम बात करें तो नितिन स्पिनर्स इज ए कंपोजिट मिल, हम बात करें बांसवाड़ा सिंटेक्स इज ए कंपोजिट मिल। लेकिन जहाँ पे केवल यार्न बनता है वो केवल स्पिनिंग मिल होगी, या जहाँ पे केवल गारमेंट बनता है वो गारमेंट इंडस्ट्री होगी। अब बात आती है कि हम इनकी ऑडिट में क्या विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है, कौन सी चीजें हमको इंटरनल ऑडिट के अंदर देखनी है। इंटरनल ऑडिट का स्कोप इतना बड़ा स्कोप है कि आप देखिए टैक्स ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। मैं हर बार हर बच्चों को कहता हूं कि टैक्स ऑडिट के अंदर यू हैव टू हैव ए नॉलेज ऑफ द स्पेसिफिक लॉ अंडर विच वी आर डूइंग दैट ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर आपको केवल स्टैट्यूट का जो आपको ध्यान है, जितने मेरे स्टैट्यूटरी लॉज हैं उनका कॉम्प्लायंस का ध्यान रखना है। और जबकि इंटरनल ऑडिट आपको सारे लॉ का भी ध्यान रखना है, लॉ की रिक्वायरमेंट भी ध्यान रखनी है, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट भी ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी बहुत सारे जितने इश्यूज हो सकते हैं सबको हमको आपके इवन इफ द कॉस्ट सेविंग इश्यूज, जितने भी हमारे इश्यूज हैं सबको हमको इंटरनल ऑडिट के अंदर ध्यान देना होता है। अब जो इंटरनल ऑडिट है जो उसका क्या है, आपने जैसे SIA नहीं पढ़े तो मैं आपको कहता हूं कि जैसे आपको जब हम इंटरनल ऑडिट के लिए जाएं तो SIA 220 एंड SIA 310 जहां पर आपका प्लानिंग की बात कर रहा है, ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द इंटरनल ऑडिट, एंड SIA 310 वो स्पेसिफिक ऑडिट की बात करता है, उसको पढ़ें और उसके हिसाब से पहले इंटरनल ऑडिट की प्लानिंग करें। जितनी बेहतरीन आपकी प्लानिंग होगी उतना बेहतरीन आपका एग्जीक्यूशन होगा। तो जितना अपना टाइम दें, सबसे पहले प्लानिंग के ऊपर आप टाइम दें कि जो है, और इन जितने भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं इन स्टैंडर्ड को एक बार कम से कम स्टैंडर्ड पर इंटरनल ऑडिट्स को आप गो थ्रू हो। तो इसमें क्या करना है, जब आपका प्लान होगा, जितना अच्छा प्लान होगा उतना अच्छा एग्जीक्यूशन होगा। और कभी भी एक ऑडिट का प्लान बनाने से पहले आपने को क्या करना है, सबसे पहले नो योर क्लाइंट, नो योर इंडस्ट्री, उसके बारे में आप पता करें, उसका नॉलेज लें, उसका स्ट्रक्चर को समझें, मैनेजमेंट से डिस्कशन करें,
उसकी इनहेरेंट रिस्क क्या है उसके बारे में देखें, उनके इंटरनल कंट्रोल्स क्या हैं, उनकी कोई एसओपीज बनी हुई है तो वो एसओपीज क्या है। इंटरनल कंट्रोल्स की बात करेंगे तो कंट्रोल्स में आपके एंटिटी के कंट्रोल हैं, चाहे आईटी के कंट्रोल है, चाहे प्रोसेस के कंट्रोल्स हैं। उन कंट्रोल्स को हमको देखना पड़ेगा कि वहां पे कौन से कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं। कोई यदि उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना हुआ है, उनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को हमको देखना है। और उसके बाद में हमको ऑडिट प्लान करनी है। वहां पे कौन से लीगल रिक्वायरमेंट है। लीगल रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसमें इंटरनल ऑडिट का एक स्टैंडर्ड है SIA 150। तो स्टैंडर्ड उसको हम देखें भाई वहां हम कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट है, एंड देन मेक द ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लानिंग करें। ऑडिट प्लानिंग में अभी जो ऑडिट में जितनी है वहां पे आपको इनहेरेंट रिस्क कितनी है। ऐसा ये 150 क्या कहता है, जो आपकी रिस्क बेस्ड ऑडिट की बात करता है कि जहां अब आपको इंटरनल ऑडिट केवल ये नहीं है कि आपने दिया रिपोर्ट दिया काम खत्म हो गया। अब आपको रिस्क बेस्ड ऑडिट भी आपको करनी है, तो उसके लिए हमारा SIA 150 है। उस SIA 150 को गो थ्रू करें कि कौन कौन सी मेरी रिस्क हैं, कैसे उस रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है, किस तरीके से हमको लेना है। और सबके बाद में आपका SIA 330 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो कंक्लूजन दिया है, आपने जो ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई है, जो आपने उसको डॉक्यूमेंट कैसे करें। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कोई भी रिपोर्ट बना दिया और उस रिपोर्ट को आगे इशू कर दिया। तो ऐसा ये 330 को भी आपको गो थ्रू होना है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है। उसके बाद में आपको ड्राफ्ट रिपोर्ट बनानी है। ड्राफ्ट रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट से डिस्कशन करना होता है। उनके साथ हर के साथ डिस्कशन करने के बाद में आप जो भी ड्राफ्ट रिपोर्ट है डिस्कस करें। अगेन आप एग्जामिन करें कि आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से क्या आपका पॉइंट वैलिड है। यदि वैलिड है और आपको रिपोर्ट करना है, देन यू हैव टू रिपोर्ट, अदरवाइज ड्रॉप इट एंड देन इशू अ फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट के बाद में भी आपको लास्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट आपको तैयार करनी है कि जो आपने रिपोर्ट्स बनाई है, जो पिछले क्वार्टर्स में या पिछले हाफ ईयर्स में जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, उसको आपने एक्शन टेकन में क्या। अब बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपका स्पिनिंग है, वीविंग है। अब स्पिनिंग में बहुत सारे जब हम ऑडिट करते हैं तो हमको उस इंडस्ट्री की पेक्यूलियरिटी के बारे में मालूम होना चाहिए। उस इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है वो मालूम होना चाहिए। अब जब आप करते हैं तो उसका आपका कॉटन बेस्ड आपकी इंडस्ट्री हो सकती है, आपकी पॉलिस्टर विस्कोस बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है, जूट की हो सकती है, सिल्क की हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द इंडस्ट्री। उनका रॉ मटेरियल कॉटन हो सकता है, पॉलिस्टर विस्कोस हो सकता है, वूलन हो सकता है, एनीथिंग। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है वेस्ट। हर गारमेंट, हर जितनी भी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका वेस्ट आपको चेक करना पड़ता है कि उसका वेस्ट क्या है। वेस्ट उसमें दो तरीके का वेस्ट निकलता है, सॉफ्ट वेस्ट एंड हार्ड वेस्ट। हर एक में स्टैंडर्ड बने हुए। आपको जब ऑडिट करें तो ये देखना है कि कहीं वेस्टेज ज्यादा तो नहीं हो रही। कहने को बड़ा सिंपल लगता है कि वेस्टेज आपका ज्यादा तो नहीं हो रहा है। उस वेस्टेज को आप किस तरीके से, तो उस वेस्टेज का भी कैलकुलेशन करें, रेशियो एनालिसिस करें, जितने आपके एनालिटिकल प्रोसेस है उनको आप लें। मैं अकाउंट्स और इनकी जो ऑडिट है, ये तो हमारा रूटीन का ऑडिट है सब जगह। चाहे किसी भी इंडस्ट्री का हम इंटरनल ऑडिट करेंगे तो सेम प्रोसेस वी आर फॉलो। लेकिन जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो आपका वेस्ट, उसमें हार्ड वेस्ट और सॉफ्ट वेस्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट वेस्ट को भी आपको यूजेबल एंड रीयूजेबल, राइट एंड प्लेन, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई कितना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस वेस्ट को रीयूज किया जा सकता था तो उसको कहीं आपने अनयूजेबल में तो नहीं डाल दिया। तो उसका हमको एक विशेष ध्यान रखना है। ऐसे ही हार्ड वेस्ट में क्या होता है, आपका यान का हो सकता है, क्लोथ का हो सकता है। क्लोथ में भी जब वेस्ट होता है उसमें FRC निकलती है, फेंट रैक एंड चिंदी। ठीक है, तो आपका फेंट और रैक ये दोनों रिसीवेबल है। एक डिफरेंट अपने जिसको कट पीस का कपड़ा कहते हैं ना, तो वो फेंट रैक। और चिंदी होती है बिल्कुल छोटी कतरन, जो छोटी कतरन है वो वेस्टेज में जाती है। तो आपकी FRC का भी स्टैंडर्ड फिक्स है, इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड फिक्स है, तो वहां पर हमको FRC का ध्यान देखना है। एक जो सबसे बड़ा जहाँ पे कंपोजिट मिले, वहां बहुत बड़ा ग्रे एरिया है,
वो है आपका प्रोसेस हाउस। प्रोसेस हाउस इतना बड़ा ग्रे एरिया है कि इस जितनी भी चीजें बराबर होती है इंटरनल ऑडिट के कंट्रोल से आप देखोगे, क्योंकि प्रोसेस हाउस में क्या है आपका कलर होता है कपड़े के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होते हैं। तो एक बार मान लीजिए कोई शेड नहीं बैठा तो अंदर ही दोबारा उसको रिप्रोसेस कर देते हैं। तो देयर शुड बी कंट्रोल। तो आपको इनके कंट्रोल्स को चेक करने पड़ेंगे कि कहीं आपके इतना मटेरियल दोबारा प्रोसेस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार यदि कपड़ा प्रोसेस हो गया दोबारा तो उसकी 5 से 10 रुपए मीटर की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो रिप्रोसेस ऑफ कॉस्ट आपको देखना है। कई जगह हम ये देखते हैं कि आपका जो फिनिश गोदाम में माल पहुंच गया है, होल्डिंग आपका एक प्रोसेस है पूरा, होल्डिंग वेयर हाउस के बाद में प्रोसेस फाइनल गोडाउन में पहुंच गया, वहां से दोबारा भी प्रोसेस में कपड़ा चला जाता है। तो वो उसके रीजन आप डिफाइन करिए, ये दोबारा क्यों गया? क्योंकि एक बार जब कपड़ा फिनिश हो गया और दोबारा वो प्रोसेस हाउस में जा रहा है तो अगेन आपकी कॉस्ट को इंक्रीज करता है। तो इंटरनल ऑडिट के अंदर जब हम देखेंगे तो इन विशेष जो एरियाज है इनको हमको देखना है। इसके अलावा जितने मेरे कंट्रोल्स हैं उनको मेरे को देखना है। जितनी आपके लेबर है इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट कवर होता है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव है तो कॉन्ट्रैक्ट आपके यहाँ पे बहुत सारे हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपके नेचुरली 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो आपका फिक्स रेट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कई जगह क्या होता है कि एक ही आइटम की एक ही अलग अलग यदि आपके 2-3 प्लांट हैं तो उन 2-3 प्लांटों में भी आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक प्लांट में आप रेट कुछ और दे रहे हैं, दूसरे प्लांट में कुछ और रेट दे रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल्स कहीं अलग वीक हो जाते हैं। तो आपको उन कंट्रोल्स को देखना पड़ेगा। रेट काउंटर, एक्सपोर्ट ऑफ यार्न एंड एक्सपोर्ट ऑफ क्लोथ। तो मेरे जितने भी आपके FEMA के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जितने मेरे RBI के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको हमको गो थ्रू होना पड़ेगा। यहाँ पे जो है एक होता है ड्यूटी ड्रॉबैक। जितनी भी गारमेंट इंडस्ट्री है जहाँ पे आपका एक्सपोर्ट होता है तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द ड्यूटी ड्रॉबैक। तो जो ड्यूटी ड्रॉबैक है वो प्रॉपर टाइम पर क्लेम हो गया क्या? क्लेम होने के बाद में आपको वो ड्यूटी ड्रॉबैक टाइम पर मिल गया क्या, ये भी आपको देखना पड़ेगा। एक बड़ा जो इसमें आता है आपका डिस्काउंट, क्योंकि पर्टिकुलरली बात करें तो क्लोथ इंडस्ट्री के अंदर यार्न में उतना डिस्काउंट का चक्कर नहीं है, लेकिन क्लोथ के अंदर आपका डिस्काउंट का बड़ा भारी प्रॉब्लम है। तो आपने जो डिस्काउंट दिए हैं उन डिस्काउंट को क्या हमने प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया या उतना डिस्काउंट उनको मिलना चाहिए था? तो ये आपको देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके स्टेप्स हैं, पर्टिकुलरली हम बात करें कि अभी आपके जो सॉफ्टवेयर आपका यूज हो रहा है, SAP हो सकता है या ERP हो सकता है, उस ERP में कंट्रोल्स कितने हैं, इंटरनल कंट्रोल्स कितने हैं, वो अपने को चेक करने हैं। अब आती है लेबर इंटेंसिटी बहुत है। जितनी भी ये गारमेंट की आपकी इंडस्ट्रीज हैं इनके अंदर लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है। हमको ये देखना है कि फैक्ट्री एक्ट का फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, लेबर लॉज का फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको अभी तो देखना है। एक क्या होता है जो गारमेंट इंडस्ट्री में अक्रॉस द कंट्री है, एक लॉ का पालन कभी नहीं होता, वो है ओवर टाइम का। ठीक है, होता क्या है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पे आप ओवर टाइम देते हैं, 12 घंटे काम कराते हैं, उसको 6 घंटे का दिखाते हैं और डबल ओवर टाइम पेमेंट होता है। ये अक्रॉस द इंडस्ट्री सिस्टम चल रहा है। ऐसे ही फैक्ट्रीज एक्ट में आपका 50 आवर्स का ओवर टाइम का एक लॉ है कि एक वीक के अंदर आप 50 घंटे से ज्यादा ओवर टाइम नहीं करा सकते। आप इन इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एक ही इसमें आपका आता है सैंपलिंग। आपका जब वीविंग करते हैं तो उसका सैंपल तैयार करते हैं, और ऐसे ही आपका जब कपड़ा रेडी करते हैं उसका सैंपल तैयार करते हैं। ये सैंपलिंग भी एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। सैंपलिंग के नाम पर आपका कपड़ा चाहता रहता है, तो कितना उसके हमको ये देखना है क्या सैंपल जो गया है, जो सैंपल के नाम पे जो जा रहा है कपड़ा,
वो वाकई में सैंपल के रूप में जा रहा है या प्रीफरेंस के रूप में जा रहा है, तो एज ए ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, यदि आपके स्कोप के अंदर है तो वो भी आपको शेयर करना है। तो ये एक ब्रॉड गाइडलाइंस है जो मैं आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बताया है ना। नाउ आई हैंड ओवर टू द स्पीकर्स, और जहां भी जरूरत होगी मैं इनको सहयोग करूंगा, इनको जो है कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। ना यही शो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज हर्षिता और हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं टेक्निकल गाइड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे ठाकुर सिंह ने किया पूरा कैसे ही है, कैसे हम कॉटन को या कोई भी रॉ मटेरियल है उसको याद में गारमेंट इंडस्ट्री कैसे वर्कआउट करती है। ऐसे ना से बात First, we would be discussing the overview and structure of the textile industry. What does textile mean? Textile with has derived from a Latin word textile, which means a flexible material composing of network of natural and artificial fibers known as yarn. मतलब yarn को हम मतलब raw material को yarn में convert करके वैसे बनाते हैं, वो सब है। फिर हम जानते हैं कि हैंडलूम से मॉडर्नाइजेशन में कैसे है। सबसे पहले क्या होता था कि नेचुरल डाइज बनती थी, फ्लावर्स हो गए या कुछ हो गया, उनसे कलर्स एक्सट्रैक्ट करते जाते थे। मेनली रेड, ग्रीन और येलो होते थे, उससे सारे कलर्स बन जाते हैं मोस्टली, हम बताएं। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, जैसे ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई तो हैंडलूम, पावर लूम ये सब बनने लगा। और अब जो है मॉडर्नाइजेशन पे जाते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है कि अभी जब हमारा जो है हम जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन के, हम जो है हमारे पास 50 मिलियन स्पिंडल्स जो है वो है। तो अगर हम एज अ पार्ट ऑफ गेम और ऐसा कुछ करते हैं, तो अगर मैं नाम लूं कुछ कुछ प्लांट्स है किसके, तो तुम गेस करो कि उससे क्या बनता होगा, मतलब कौन सा कलर एक्सट्रैक्ट होता होगा। ठीक है, कस्टर्ड एप्पल, समझ गया ब्लैक, स्टार्ट कर दो हो जाएगा। मैरीगोल्ड, ब्राउन एंड येलो, तुलसी, लिली, ग्रीन, safflower, safflower, orange, red, brown, red, blue, red. Role of Indian textile industry in the economy. First, it is the second largest producer of textile producer globally. First one होगा नाम China. Cotton industry third largest producer after China and USA. और जीडीपी पे 4.5 करोड़ लोग हैं यहाँ पे। और जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स यहाँ पे, अनस्किल्ड दोनों वर्कर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉय करते हैं यहाँ पे। If we talk about the structure, सबसे पहले स्पिनिंग होती है, जो भी रॉ मटेरियल आता है कॉटन वगैरह, उसकी पहले क्लीनिंग होती है, फिर से कंबाइन करते हैं और फिर उसकी
अच्छे से वीविंग होती है। वीविंग भी शाफ्ट एंड उससे होती है, अलग अलग दो तरीके की वीविंग होती है। निटिंग मतलब उसको जो अपन ने तो उससे बुनना, हाँ। फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रॉपर जो है इसको लेयर बाय लेयर होता है, उसको प्रोसेस करते हैं ताकि वो हार्डनेस जितनी हमें साइज स्ट्रक्चर चाहिए वैसे होता है। और फिर उसके हिसाब से गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस होता है, जो मैं डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगी। सेगमेंटेड एनालिसिस जैसे सर ने बताया दो टाइप का है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। स्पिनिंग ऑर्गेनाइज में स्पिनिंग व्हील्स जैसे बताया कि वो धागे बनते हैं, उससे यान बनती है। कंपोजिट मिल्स में जब वीविंग नेटिंग वगैरह ये सब सब साथ में हो जाता है तो वो कंपोजिट मिल्स होती है। पावर लूम्स जब जब हम पावर का यूज करके मशीन्स को यूज करते हैं तो वो हमारे पावर लूम्स होते हैं। हैंड लूम्स जहाँ पे सारा हैंड से काम होता है। वो खादी का कपड़ा वाला जो काम होता है ना वो होती है। और निटिंग एंड यार्न का अलग से होता है, वो भी हैंडलूम्स पावरलूम्स मिक्स होता है। फिर गवर्निंग पॉलिसीज इसमें बहुत ज्यादा जो वो है, बहुत इंडस्ट्री है पूरी। तो सबसे पहले मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, मतलब कि जो भी हमारे नेशंस होते हैं उनके बीच में क्या क्या एग्रीमेंट होता है, कैसे होता है, वो सब है। नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी 2000 जो है वो कॉम्पिटिटिवनेस और उसके लिए है कि कैसे हमें रेगुलेट करना है उसको। फिर है न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी, अभी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो उस पर वर्कआउट करे कि कैसे हमें डेवलप करना है ताकि हम बूस्ट कर सके। अब जैसे मैंने बताया एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे, जैसे एक्सपोर्ट कैपिटल एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम, जो हमारे जो कैपिटल गुड्स है उनको एक्सपोर्ट करने में काम आती है, क्योंकि इंडिया कॉटन इतना ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो इसलिए ड्यूटी ड्रॉबैक भी हमें मिलता है। और स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स जो है वो है, ताकि जैसे हमारे बाहर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स है वैसे ये पार्क्स भी डेवलप हो रहे हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें फैसिलिटी मिल सके हमको। फिर हम जो है स्वॉट एनालिसिस है, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स वीकनेस। अवंतिका, दो चीज और है। स्कीम में बात करें तो एक काफी स्कीम निकाली थी 1999 के अंदर गवर्नमेंट ने, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ दिस इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टफेस्ट मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें, टफ की जो स्कीम है बहुत गेम चेंजिंग स्कीम थी, जहां पर गवर्नमेंट ने 5% ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपको बैंक से अपग्रेडेशन के लिए जो आप लोन ले रहे हैं उसमें लोन का 5% का गवर्नमेंट ने एक आपको रिइंबर्समेंट दिया था उसके तहत। और जो आपकी नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी 2010 है उसके अंदर जो है एफडीआई अलाउ करी थी अप टू 100% एफडीआई। I'll be talking about the SWOT analysis. What are the strength, weakness, opportunities and threats? Strength जैसे सर ने बोला, स्किल लेबर है, बहुत ज्यादा बढ़ने का रिसोर्सेज है क्योंकि हम प्रोड्यूस भी बहुत ज्यादा करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी हमारे पास बहुत ज्यादा है। वीकनेस है कि ऑब्वियसली यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अनस्किल्ड लेबर भी है और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ज्यादा नहीं क्योंकि हैंडलूम से वर्क हो रहा है। ग्लोबल कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। डिमांड और सप्लाई में जो गैप है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। अपॉर्चुनिटीज मार्केट्स इमर्ज हो रहे हैं अभी भी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है। डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है कपड़े के लिए क्योंकि हमें डेली न्यू चाहिए होते हैं। तो रिपीट हम करते हैं। नहीं, इसमें जो ई कॉमर्स का जो है वो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पहले तो जब आपको कपड़े खरीदने जाते थे तो पेरेंट्स के साथ में आपको जाना होता था, और वो भी कोई 2-4 महीने में या दिवाली के टाइम या कोई आपके यहाँ मैरिज हो रही है तो उस वक्त, तो साल में 1 या 2 बार ऐसे ओकेजन आते होंगे कि आपको कपड़े खरीदने जाना है। एज ऑफ टुडे हालात ये है कि आपको कहीं बाहर तो जाना ही नहीं है। तो फ्रीक्वेंटली जो है हम क्लोथ्स को यूज कर रहे हैं और आपका जो एवरेज यूज है ऑफ दी क्लोथ्स वो बढ़ गया। तो ये भी एक वजह है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो क्योंकि आपकी जो बाइंग है वो रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा है, जिन लोगों को भी है। वो बात अलग है कि हो सकता है कुछ लोग क्लोथ जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो, बट देन स्टिल देयर आर पीपल हु आर बाइंग मोर देन their average requirement.
It's इंडिजिनियस टेक्सटाइल मशीनरी जो होती है वो अवेलेबल नहीं होती है हर जगह पे। इकोनॉमिक स्लो डाउन चल ही रहा है। डोमेस्टिक कैपिटल जो होता है ना, मतलब लोगों के पास कैपिटल नहीं होता कि वो इतना इन्वेस्ट कर पाए, तो गवर्नमेंट सपोर्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स और सिकनेस, मतलब सिकनेस भी हो जाती है इस इंडस्ट्री में। अब विल बी टॉकिंग अबाउट द स्पिनिंग की स्पिनिंग कैसे होती है, पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले हम कॉटन लेकर आते हैं मार्केट में, और फिर उसमें ब्लो रूम होता है, उसमें क्लीनिंग एंड मिक्सिंग होता है। इस पर क्लिक करना है पर इसमें खुल रहा है, उसमें क्लिक करना है। हाँ, तो ब्लो रूम में ऐसा होता है कि ये आता है, उसके बाद हम जो है उसमें उसमें आता है, तो उसमें क्या होता है कि वो वहां पे डाल के उसे सोक करते हैं। उसकी क्लीनिंग एंड मिक्सिंग जो होती है वो वैसे करके ऐसे जो होता है छोटे छोटे बॉल्स जो होता है उसमें निकल जाता है। फिर उसके बाद जो होता है कार्डिंग होता है। कार्डिंग जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे जो थ्रेड होते हैं उसमें वो मिलता जाता है। फिर उसके बाद ड्राइंग होती है। ड्राइंग के अंदर जैसे जैसे हमको चाहिए, सीधा चाहिए, टेढ़ा चाहिए, मतलब जैसे जैसे डालना होता है वो वैसा आ जाता है। स्पीड फ्रेम्स मतलब उसमें जो हम यान में जो डालते हैं ना, तो उसमें कैसे कैसे जाएगा वो वैसे वैसे जाता रहता है। और फिर रिंग, मतलब जो गंदा माल होता है या वो होता है वो हट जाता है। देखिए, मैं पूरा बता देता हूँ इस फिल्म में होता क्या। रॉ मटेरियल आता है आपका, कॉटन रॉ मटेरियल हो सकता है, और आपका पॉलिस्टर विस्कोस होता है, जो आप अपन कहते हैं ना, थोड़ा सा पॉलिस्टर और विस्कोस मिला होता है, तो उसमें सर्टेन परसेंटेज होता है और पॉलिस्टर होता है। जितना जितना उसमें विस्कोस कितना है, पॉलिस्टर कितना है, कॉटन कितना है, उसके हिसाब से। ब्लो रूम में क्या करते हैं, ब्लो रूम में आता है तो ब्लो रूम में आपकी कॉटन की क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग के बाद में उसमें मिक्सिंग होती है। यहाँ पे एक प्रोसेस और होता है कि आपका जो फाइबर, आपका जो कलर है, दो तरीके से होता है। एक यहाँ पे अपना कपड़ा भी वीविंग के बाद में अपन कलर करते हैं। एक मैं अपने फाइबर को ही कलर कर देता हूँ, उसको हम डाइट फाइबर बोलते हैं। जब हम डाइट फाइबर को करते हैं तो मेरा जो यार्न है, हम उसमें ही, जैसे आपने कहा ना बहुत सारे कलर हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हमने फाइबर को डाइट कर देते हैं। और जब आपका डिफरेंट कलर के फाइबर डाइट करने के बाद में जो भी इनमें, उसको हम मिक्सिंग में लेके जाते हैं। ब्लो रूम के अंदर आपका क्लीनिंग होता है, क्लीनिंग के बाद में आपकी मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होती है, उसके बाद में डार्क फ्रेम पर जाता है ना। ड्रॉप फ्रेम पे जाता है। ड्रॉप फ्रेम के अंदर क्या होता है, जो आप कार्डिंग में जाता है, सॉरी, पहले आपके कार्डिंग में जाता है। कार्डिंग में क्या होता है कि जो आपका पहले जो ब्लो रूम में जो आपका मिक्स हुआ, उसको एक तरीके से लेस टाइप बना देगा, एक सिंगल सिंगल का बना देगा, लेस टाइप की आपकी वो बना देगा, एक जिसको कहते हैं मोटी रस्सी के जैसा। क्योंकि आपका ये प्रोसेस है पूरा। आप डे वन के अंदर पतला या एक ही मशीन पर आप जो है पतला धागा नहीं बना सकते हैं, तो कार्डिंग में जाता है। कार्डिंग में जाने के बाद में आपका स्पीड फ्रेम में जाता है। वो जो मोटी रस्सी है उसको वापस से पतली की जाती है, और उसको आपका जो है धागे के रूप में शेप में दिया जाता है। और उसके बाद में आता है स्पीड फ्रेम। स्पीड की जो मशीन होती है, स्पीड फ्रेम होता है। स्पीड फ्रेम में आपका आपका धागा भी देखो बहुत सारी होता है। आपका नॉर्मल धागा हो सकता है, आपका ट्विस्टेड यार्न हो सकता है, आपका डबल ट्विस्टेड यार्न हो सकता है। तो आप जहां पर आपका ट्विस्टिंग आ गई धागे के अंदर, ट्विस्टेड यार्न, तो आपका ये सब जाएगा स्पीड के बाद में। और जो रिंग फ्रेम है, ये आपकी फाइनल मशीन होती है, जहां पर आपका पूरा धागा तैयार हो जाता है। रिंग फ्रेम के अंदर पूरा धागा तैयार हो जाता है। जैसे रिंग फ्रेम में आकर मतलब यान का प्रोडक्शन हो गया। जिस तरीके का हमने यान चाहा था वैसा हमने यान बना लिया है। उसके बाद में यहाँ पे रिंग फ्रेम के बाद में यान तैयार हो गया। उसके बाद में आपकी उसकी कोनिंग होती है। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपने बड़े बड़े कोन्स होते हैं धागे के। एक तो अपनी छोटी लत्ती देखी है तुमने, वो भी एक तरीके का कोन है ना। लेकिन जब हम देखेंगे तो ऐसे बड़े बड़े कोन होते हैं, तो कोनिंग कहलाती है। तो रिंग फ्रेम से जाएगा धागा, धागा उस पर कोनिंग होगा,
और कूलिंग होने के बाद में आपका मार्केट के अंदर जाएगा। तो ये एक पूरा वीविंग का प्रोसेस है, सॉरी स्पिनिंग का प्रोसेस है, धागा ऐसे तैयार होता है। तो जैसे जैसे यहीं से आपका ब्लू रूम के अंदर जो वेस्ट निकलेगा सबसे पहले, और उसके बाद में जो वेस्ट में जहाँ का आपका हार्ड सॉफ्ट वेस्ट की बात कर रहा था, सॉफ्ट वेस्ट आपका ब्लू रूम के अंदर निकलता है, और सेकंड जो आपका ये कार्डिंग है यहाँ से भी आपका सॉफ्ट वेस्ट निकलता है। उसके बाद में आपको कहीं भी सॉफ्ट वेस्ट नहीं निकलेगा, जो भी वेस्ट निकल के आएगा वो हार्ड वेस्ट के रूप में आएगा। Next, we'll be talking about the weaving. वीविंग में जो हमने यार्न बनाई थी उसको हम जो है वो या तो फन बेंडिंग करते हैं या ब्रेड बाइंडिंग करते हैं। उसमें रैपिंग में इसमें क्लिक करना, रैप जो होती है वो हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन जाती है और वेफ्ट जो होती है वो वर्टिकल ऐसे लाइन जाती है और उसको वैसे वो नेट हो जाता है। बेसिकली आपका पावर लूम्स के ऊपर आपका धागा चलता है। जो कपड़ा बनता है, कभी भी कपड़ा बनता है, जब आपका यान जाता है, यान के बाद में आपको उसकी वीविंग के लिए जाता है। सबसे पहले कपड़े की वीविंग से पहले आपकी सैंपलिंग तैयार होती है ना। आपने जैसे सिंटेक्स में गए होंगे तो पीछे जो तोस्को के अंदर जो है आपका सैंपलिंग ही तैयार होती है तोस्को के अंदर। तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो ये जितनी भी है आपका जो यान है, कोई भी पावर लूम में यदि सीधा सीधा यान बनेगा कभी कपड़ा बनेगा ही नहीं। तो आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरफ से आपका यान चलता है, तो उस हिसाब से आपके कपड़े की वीविंग होती है। उसमें अब होता है कि बहुत सारी डिजाइन आपको देनी होती है ना। तो इसमें आपका अगेन प्लेन आपका धागा हो सकता है, तो आपका जो प्लेन धागा जा सकता है, या आपका डाइट यान जो है वो तैयार हो सकता है। दो तरीके की डिजाइन आपके कपड़े के अंदर होती है। एक तो हम बोलते हैं इंटरनल डिजाइन। तो जो इंटरनल डिजाइन होती है वो आपके इन पावर लूम्स पे ही तैयार होगी, जहां पे आपके कहते हैं इनबिल्ट है डिजाइन। तो जब आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाता है ड्राइंग वीविंग जो होते हैं, उसके बाद में आपका वो ग्रे क्लॉथ निकल के आता है। ग्रे क्लॉथ वो है जो जहां से आपका ग्रे कपड़ा है। जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है सब में जिसमें अपन बात करें जो ग्रे क्लॉथ की इंडस्ट्रीज हैं आपका त्रिची के अंदर बहुत सारी है, इचलकरंजी में बहुत सारी है ना। अपने राजस्थान में भीलवाड़ा एंड बांसवाड़ा आपका ग्रे क्लॉथ की इंडस्ट्री बहुत है। प्रोसेस हाउस बहुत उसके बाद की इस पे हुआ। जब आपका ग्रे क्लॉथ कपड़ा इसमें आ गया ना, ये प्रोसेस हाउस है। तो प्रोसेस हाउस में क्या है कि आपका जो कपड़ा है ग्रे क्लॉथ है वो प्रोसेस हाउस के अंदर आता है। प्रोसेस हाउस में ये देखिए दो यहाँ भी अगेन आपका जो कपड़ा जो एक तो पूरा उससे डाइड यान से तैयार होकर आया, तो उसको बहुत ज्यादा प्रिंटिंग की उसकी जरूरत नहीं है, वो केवल प्रोसेस होता है। आपकी ब्लीचिंग उसमें क्या होता है, आपका ग्रे क्लॉथ आ गया, क्रॉपिंग होगी, उसका जो कपड़े की है साइनिंग ब्लीचिंग होती है। ब्लीचिंग बहुत मतलब उसका प्रोसेस हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लीच होगा और उसके बाद में उसको डाइंग होगा, है ना। उसके बाद में उसको एक स्टेंटर करके मशीन आती है, उस स्टेंटर मशीन के ऊपर चलता है। जब स्टेंटर में जाता है उसके बाद ही कपड़ा आपका मोटा मोटी तैयार होकर आ जाता है कि आपका किस शेड और कलर का है। स्टेंटर से निकलने के बाद में कपड़ा आपका फोल्डिंग रूम में जाता है। फोल्डिंग रूम के अंदर आपका वो कपड़ा चलता रहता है और वहां पे उस कपड़े की कंटिन्यूअस चेकिंग होती है। एक एक कपड़े की उसके एक एक धागे की जितना कपड़ा है ना उसका कंटिन्यूअस चेक होता है। वहां पे उसमें देखा जाता है कि जो फोल्डिंग रूम में कि आपका जो कपड़ा है वो फाइनल फिनिश है या उसमें कुछ कमी रह गई। यदि कई बार क्या होता है कोई धागा खिंच गया और कुछ हो गया तो वहां पे उसको हाथ से रिपेयर भी करते हैं फोल्डिंग वेयर हाउस के अंदर। और यदि मान लीजिए कपड़ा खराब हो गया तो उसको वापस से प्रोसेस हाउस के अंदर भेज देंगे और फोल्डिंग वेयर हाउस के अंदर जो कपड़ा आपका फाइनल हो गया उसको हम फाइनल वेयर हाउस के अंदर भेज देते हैं। यहाँ पे मैंने फिर बताया प्रोसेस हाउस बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी केमिकल्स और कलर्स हैं वो यही यूज होते हैं। और अगेन कई बार यदि प्रोसेस हो जाता है, जैसे बांसवाड़ा के अंदर ये पर्टिकुलर बात करूं तो प्रोसेस हाउस
लास्ट सो मेनी इयर्स अर्लियर केएल साहब ने बहुत कोशिश करी, एंड लास्ट मेनी इयर्स वी आर आल्सो ट्राइंग कि भाई आप प्रोसेस हाउस को ऑटोमेटिक कर दो, कंट्रोल्स लगा दो, लेकिन वहां उसको प्रोसेस को सक्सेस ही नहीं होने देते, क्योंकि इतना बड़ा है। आप अपनी गलती को छुपा सकते हैं, दोबारा उठा के ब्लीच में डाल दिया कपड़े, मालूम ही नहीं चलेगा आपको, दोबारा घूम गया कपड़ा। सर्च किया, फिर मेरे को इतने अच्छे से नहीं समझ आया जैसे आपने समझाया। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। और फिर जो है हम निटिंग प्रोसेस पे जाते हैं। निटिंग प्रोसेस में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अलग होती है, गारमेंट इंडस्ट्री अलग होती है। जैसे सर ने बताया, गारमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री अगर बात करें तो सबसे पहले जो था सब हाथों से होता था। उसके बाद स्विंग मशीन जो है वो फर्स्ट वैसे डेवलप हुई थी। उसके बाद जो है विक्टोरियन एरा से जो है वो चालू हुआ था ये, और पेरिस जो है वो इसका मेन सेंटर था जहाँ पे सब कुछ डिजाइन वगैरह वो सब हो गया। फिर 20th पैटर्न इंजीनियरिंग जो है वो 20th सेंचुरी में डेवलप हुई थी, जहाँ पे डिजाइनर का फर्स्ट टाइम जो वर्ड एंड डिजाइनर बोर्ड आया था, और वो बहुत सारे टेक्निक्स मशीन्स वगैरह से डेवलप होती आ रही है आज। तो इसके अगर हम डिटेल में एक प्रोसेस समझे तो फर्स्टली डिजाइनर स्केच जो है वो बनता है। मतलब जो भी डिजाइनर या जो भी आर्टिस्ट है वो ये जो है वो पहले पेंसिल और पेन से जो है वो डिजाइन करता है वैसे, फिर उस पे जो है वो क्या पैटर्न लगाएगा क्या करेगा वो सेकंड जो है वो डिजाइन करता है, और फिर उस पैटर्न और उसको जो उसने स्केच बनाया उसको कंबाइन करके उसकी ड्रेस जो है वो सैंपल जो है वो रेडी करता है। फिर उसके बाद जो है प्रोडक्शन पैटर्न जो कैड और कैमी मशीन्स होती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू जो है वो करते हैं कि डिजाइन को कैसे क्या करना है, वो पूरा डिजाइनिंग वैसे होती है। प्रोडक्शन पैटर्न होता है, ग्रेडिंग और मार्कर मेकिंग होता है। उसके बाद मतलब कि जैसे हमने डिजाइन कर लिया कि हमको ये पैटर्न ये चाहिए, तो अब मेरे को सपोज मैंने ये डिजाइन करना है कि मेरे को ऐसा चाहिए, अब मुझे करना क्या है कि मुझे मिनिमाइज करना है मेरा वेस्टेज और मैक्सिमाइज करना प्रोडक्शन। तो मैं कैसे उस पैटर्न को उस चीज को कैसे उसे प्रेजेंट करूँ, कैसे टुकड़ों को जोड़ूं, कैसे करूँ कि वो एकदम बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाए, वो ग्रेडिंग और मार्कर मेकिंग में होता है। फिर उसके बाद स्प्रेडिंग होता है, मतलब उसको स्प्रेड कर देते हैं, जो भी हमने टुकड़े वो काटे उसको स्प्रेड कर देते हैं, और फिर उसके बाद उसकी जो भी है कटिंग कर देते हैं, प्रेस करके लेवल करके उसे एक साथ कटिंग कर देता है। फिर सॉर्टिंग एंड बंडलिंग, मतलब सॉर्ट करके उसे बंडल कर देते रहते हैं। फिर उसकी जो है जैसे जैसे कट के उसे जो है वो स्यू कर देते हैं सुई मशीन और जो भी उसका मशीन होती है उनसे। फिर उसका इंस्पेक्शन होता है, गारमेंट का मतलब जो भी है उसका इंस्पेक्शन होता है। फिर उसकी जो भी जैसे उसकी प्लीट्स बनानी है वैसे करके उसकी प्रेस वो सब हो जाती है, फिनिशिंग वर्क होता है। फिर उसका फाइनल बीच बीच में इंस्पेक्शन, क्वालिटी इंस्पेक्शन होता रहता है, लास्ट में फाइनल इंस्पेक्शन होता है फॉर स्टेन डिफेक्ट्स, कलर डिफेक्ट्स, साइजिंग डिफेक्ट्स और गारमेंट कोई भी डिफेक्ट है तो वो लास्ट में जाके वो वेस्टेज जो हमारा पता चल जाता है। फिर उसके बाद उसकी पैकिंग होती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल। फिर जो भी कैड और कैम टेक्नोलॉजीज है वो 2D 3D मॉडल्स वगैरह सब बना के जो है वो रिसेंट डेवलपमेंट्स है। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी अगेन आपको जो क्लोथ हम तैयार करते हैं, तो वहां पे हमारे पास में तो ग्रे क्लोथ हम परचेज करते हैं या हम प्रिंटेड क्लोथ तैयार करते हैं। प्रिंटेड मार्केट से प्रिंटेड क्लोथ ही लेते हैं। तो जो ग्रे क्लोथ है वो ग्रे क्लोथ को हम ग्रे क्लोथ से लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम राजस्थान में बात करें, जयपुर में बात करें, तो जितनी भी सांगानेरी हैंड प्रिंट है वो हम खुद करवाते हैं। और एक पैटर्न आपका जो सैंपल आपका तैयार होता है, सैंपल के तैयार होने के बाद में पैटर्न होता है, पैटर्न होने के बाद में आपकी उसकी कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद में स्टिचिंग होती है, और स्टिचिंग के अंदर आपका हैंडवर्क का भी काम बहुत सारा होता है। पर्टिकुलरली हम बात करें लेडीज कुर्तीज के अंदर या फीमेल जितने भी अपने गारमेंट्स हैं उनके अंदर आपका आदि तारी का काम हो सकता है, आपका सलमा सितारे का काम हो सकता है, बहुत सारे हैंडवर्क का भी हमारा प्रोसेस है ना। आपका एक अड्डे का काम भी इसमें होता है जहाँ पे आप हाथ से पूरा सारा काम करता है, दैट इज नोन एज द अड्डा वर्क। तो ये गारमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे अगेन आपको जैसे बताया कि किस तरीके से हम वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। एक इसमें बड़ा फैक्टर है आपका श्रिंकेज का गारमेंट के अंदर। तो दो तरीके से आपका यूज करते हैं कि कई बार आपके कपड़े को पहले
धुलने में डालते हैं जिससे श्रिंकेज कम से आए, बाद में नहीं आए। नहीं, कई बार क्या होता है कि आपने पहले कपड़े को धुलने में नहीं डाला तो कई बार वो श्रिंक हो जाता है। बहुत सारे कपड़ों में पर्टिकुलरली कॉटन के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। तो गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर जैसे आपकी गारमेंट इंडस्ट्री में बात करें तो अपन बेला कासा आपका है, जहाँ पे हैंडमेड बन रहा है, आपका मैन मेड गारमेंट्स हो रहे हैं, आपके लेडीज हैं, आपके जेंट्स गारमेंट हैं। तो बेला कासा के अंदर आप लोग ये सब देखोगे। बस एक जो गारमेंट इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है WIP। WIP का जो सेक्टर है, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो एज ए ऑडिटर WIP में आपको क्या देखना है वो भी आपको देखना है, और WIP को आपको कैसे कंट्रोल करना है। तो कहाँ पे आपको देखना है, कहीं मेरा स्टेज वाइज कोई स्टॉक का है या स्टेज वाइज मेरा फिनिशिंग का कोई रिकॉर्ड कहीं मेंटेन होता है क्या, जिससे कि हम उसका WIP का वैल्यूएशन कर सकें। Now I'll be talking about the internal controls. Firstly, internal control जिससे लगाया जाता है ताकि हम रिस्क मैनेज कर सके। फिर जो है उसमें इंटरनल कंट्रोल लगाने के बाद जो हमें है कंट्रोल एक्टिविटीज करनी होती है, जैसे रिव्यू, अप्रूवल, फिजिकल काउंट, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, कंप्यूटर कंट्रोल्स, डिटेक्ट करना एरर्स, प्रिवेंट करना उसको, और इसमें रेगुलरिटीज को हटाना। फिर जो है हमें हमारा कंट्रोल एनवायरनमेंट ऐसा बनाना होता है ताकि हम ये सब कर सके। फिर एज ए इंटरनल ऑडिटर हमारा रोल जो होता है वो होता है एडवाइजरी देना और अश्योरेंस देना। एडवाइजरी कि हमें कैसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, और अश्योरेंस की सब इफेक्टिवनेस, इंटरनल कंट्रोल से हमारे इफेक्टिवली अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। हमें सबसे पहले स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारा कल्चर जो होता है वो वैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर हमारा जो होता है जैसा ऑर्गेनाइज होना चाहिए वैसा, हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए उसको अचीव करने के लिए, और इससे कुछ नहीं होता, ओवरसाइट हमें करनी पड़ती है तभी जो है हमारा रिस्क कंट्रोल हो सकता है। नाउ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन जो ऑब्जेक्टिविटी और क्रेडिटेबिलिटी असेसमेंट में हमें जो है वो अचीव करने में हेल्प करता है, गवर्न करता है ये कि कंप्लायंस जो है हमारे इंटरनल कंट्रोल्स और उनसे हो जाए हमारी, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मेनली तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, वो सब के लिए होता है। बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं इंटरनल ऑडिट के वो होता है इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ड्यू प्रोफेशनल केयर, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, और भी बहुत सारे होते हैं। अब स्टैंडर्ड्स और इंटरनल ऑडिट की बात करें तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, और जो जैसे 100 की सीरीज है की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताती है, 200 की सीरीज है इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट जो है उसके बारे में बताती है, 300 से 400 की जो है कंडक्ट ऑफ ऑडिट असाइनमेंट्स, 500 की सीरीज स्पेशलाइज्ड एरिया, 600 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, 700 अदर मिसलेनियस मैटर्स जो होते हैं वो होते हैं, उसके बाद भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। अब नेक्स्ट वर्ड, थैंक यू। Good morning, everyone. I am Varnya Mittal. I'll be talking about a few topics such as risk-based internal audit, audit of internal controls and internal financial controls, enterprise risk management, and some other risks in textile industry. तो सबसे पहले अपन दो तरीके से इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं, एक नॉर्मली जो होती है और एक रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट कैसे डिफरेंट होती है वो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। नॉर्मल इंटरनल ऑडिट में हम क्या करते हैं, हम सारे डिपार्टमेंट्स कवर करते हैं, छोटे से छोटा जो चाहे से मटेरियल है या नहीं है हमें सारा कवर करना होता है। बट रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में वी गो बाय रिस्क, कि मेरी जो एंटिटी है मैं पहले आइडेंटिफाई करूंगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग लूंगी, और मेरे हिसाब से वो एरिया जिनकी रिस्क ज्यादा है मैं उन्हें पहले प्रायोरिटी पे कवर करूंगी, और जिनकी कम है उन्हें बाद में कवर करूंगी। अब अपन आते हैं SIA 130 पे। SIA 130 टॉक्स अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। इसमें हमें एक तो कुछ की टर्म्स पता चलती है, दूसरा मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये SIA डिफाइन करता है, और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस SIA में बताई जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट अप्रोच। This talks about कि हमें risk based is more better than a normal audit जो अपन करते हैं।
because it focuses on areas with high risk. Now moving on, ट्रेडिशनल वर्सेस रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट. ट्रेडिशनल ऑडिट मैंने अभी बताया सारे एस्पेक्ट्स कवर करके चलती थी, बट रिस्क बेस्ड में वी फोकस पहले ऑन रिस्क वाले एरिया एंड देन जो एज पर प्रायोरिटी हमने डिफाइन किया पहले रिस्क वाले और फिर बाद में जो ज्यादा ट्रिवियल नहीं है वो वाले एरियाज. नाउ बेनिफिट्स ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट क्या होता है? पहली बात तो अगर अपन कंसिस्टेंसी से करेंगे तो वी कैन डिजाइन अ फ्रेमवर्क. मैंने अभी ऑडिट की, मैं एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली, मैंने अपने हाई रिस्क बेस्ड एरियाज डिफाइन कर लिए. अब नेक्स्ट जब फ्यूचर ऑडिट करूंगी तो वो एरियाज मेरे आगे भी काम आते रहेंगे, तो कंसिस्टेंसी रहती है. दूसरा ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहेगी रिस्क बेस्ड के हिसाब से और स्पेसिफिक एरियाज पे ज्यादा ध्यान रखेंगे. नाउ कंडक्टिंग एन इफेक्टिव ऑडिट. इफेक्टिव ऑडिट करने के लिए जैसे कि अपन अवंतिका ने अभी बताया एक फ्रेमवर्क होना चाहिए. अपन रिस्क एपेटाइट अपनी डिफाइन कर लेते हैं. जैसे नॉर्मल ऑडिट में मटीरियलिटी होती है, रिस्क बेस्ड ऑडिट में रिस्क एपेटाइट होती है कि एक एंटिटी की कितनी एपेटाइट है और मेरे को अपनी रिस्क उससे कम ही रखनी है. क्योंकि जब मैं अपनी रिपोर्टिंग करूंगी, जैसे अपन नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट देते हैं तो इसमें भी एश्योरेंस ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, तो मेरे को उसमें बताना पड़ेगा कि मेरी रिस्क विद इन द एपेटाइट ही थी या फिर वी वेंट ओवर. और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात तो हो चुकी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन हो जाएंगी. नाउ कमिंग ऑन सेटिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. रिस्क बेस्ड ऑडिट के लिए पहले आई आइडेंटिफाई माय गोल्स कि मेरे को मेरे ऑडिट से अचीव क्या करना है. फिर वी आइडेंटिफाई द रिस्क जो कि ऑडिट अंडरस्टैंडिंग लेते हुए रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएंगी एंड देन विल प्रायोरिटाइज कि मेरे को पहले कौन सा एरिया चेक करना है. नाउ अंडरस्टैंडिंग द रिस्क यूनिवर्स. बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग इज द मेन थिंग, जिसके बिना अगर मैंने प्लानिंग और अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग में अच्छी नहीं की तो बाद में वील हैव टू फेस अदर कॉन्सिक्वेंसेस. एंड इफेक्टिवनेस भी अपनी ऑडिट की खराब हो सकती है अगर मैंने स्टार्टिंग में रिस्क ढंग से आइडेंटिफाई नहीं की तो. नाउ आरबीआई प्रोसेस. टू अंडरस्टैंड द रिस्क मेरे को मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा और अपना रिस्क आइडेंटिफाई करके जो रिस्क मिटिगेशन के प्रोसेस है वो डिफाइन करने पड़ेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट एसआईए 120. एसआईए 120 टॉक्स अबाउट इंटरनल कंट्रोल्स. जैसा अपन ने ऐसे 402 में पढ़ा था ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में, तो एसआईए 120 उसके अराउंड कुछ बात करता है. एक तो मैं अपने इंटरनल कंट्रोल्स देखती हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है, और फिर एज एन ऑडिटर मुझे उनके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस क्या है उसके ऊपर भी रिपोर्टिंग देनी होती है. इसके की ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं. इसमें भी सेम ही है. एक तो कॉमन टर्मिनोलॉजी बताता है, दूसरी बात ऑडिटर की और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर रिस्क कैसे मिटिगेट करनी है कंट्रोल्स के थ्रू उसके बारे में ऐसे डॉक्टर बोलते हैं. ऑडिटर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होगी. अब अपने दो तरीके की कंट्रोल्स होते हैं, एक इंटरनल. जो राविया और इंटरनल कंट्रोल्स की हम बात करते हैं, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट एसआईए 130 का 120 उसका आपका इंटरनल कंट्रोल्स है. कभी भी जब हम राविया ऑडिट पर जाते हैं, रिस्क बेस्ड ऑडिट की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको परिंदा ने बताया कि पहले तो आपको उसकी बिजनेस की जो पूरी नॉलेज लेनी है. तो स्ट्रक्चर मतलब आपको क्या बिजनेस करता है उसका हम रिस्क असेसमेंट जिसको कहते हैं, वो रिस्क असेसमेंट आपका पहला काम है कि कौन कौन से मेरा एरिया है जो प्रॉन एरिया है, रिस्क प्रॉन एरियाज है, वहां पे बात करनी है. उसके बाद में उनको मैनेजमेंट से उसको डिस्कशन करना है. जैसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पर्टिकुलरली बात करें तो आपका रॉ मटेरियल, आपका प्रोसेस हाउस, आपका कॉन्ट्रैक्ट और आपकी बिलिंग, ये बहुत बड़े रिस्क एरियाज हैं. उन रिस्क एरियाज को आपको डिस्कस करना है और उसके बाद ही आपको प्लान आउट करना है. कंट्रोल्स की जहां तक बात कर रहे हैं तो आपको मैंने पहले बताया था कि आपको जो एंटिटी लेवल कंट्रोल है, आपके आईटी लेवल कंट्रोल है और आपके प्रोसेस लेवल के जितने कंट्रोल्स हैं, आपको पहले उनको पता करना है कि आपके कौन कौन से कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं, कौन से कंट्रोल है ही नहीं. जो कंट्रोल्स मेरे हैं और जहां नहीं है, जो कंट्रोल्स आपके हैं, तो हमको उसकी इफेक्टिवनेस चेक करनी है इंटरनल ऑडिट के अंदर, वेदर दोज इंटरनल कंट्रोल्स आर इफेक्टिव और नॉट. चाहे वो एंटिटी लेवल के हो, आईटी लेवल के हो, चाहे प्रोसेस लेवल के हो. और यदि कोई कंट्रोल्स आपके मिसिंग हैं तो उन कंट्रोल्स को हमको मैनेजमेंट को बताना है कि दीज कंट्रोल्स शुड बी
आपको यहाँ पर लगाने, इन कंट्रोल्स को आप लगाने से आपको ये बेनिफिट होगा। अब दो तरीके के कंट्रोल्स हैं, एक तो फाइनेंशियल कंट्रोल्स और एक ऑपरेशनल कंट्रोल्स। फाइनेंशियल कंट्रोल जनरली डील्स विद द अकाउंटिंग पार्ट, और ऑपरेशनल कंट्रोल जैसा कि संध्या भी बताया था स्टार्टिंग में कि कपड़ा कहीं ज्यादा तो यूज नहीं हो रहा, मेरी कॉस्ट ज्यादा तो नहीं लग रही, प्रोसेसिंग बार बार तो नहीं हो रही। तो इन कंट्रोल्स के थ्रू हमें अचीव क्या होता है, एक तो हमें ऑर्डरली बिजनेस कंडक्ट, अगर अपन ढंग से कंट्रोल्स लगा रहे हैं, कपड़े का जो भी किस टाइम पे निकल रहा है, किस चीज के लिए यूज हो रहा है, उस पर ढंग से कंट्रोल है तो बिजनेस कंडक्ट सही रहेगा। और एसेट सेफ गार्डिंग, दो तरीके के एसेट्स हो गए, एक तो इन्वेंट्री हो गई, अगर मैंने कपड़ा एक्सेस यूज करा, उसका कहीं और अलग जगह जा रहा है, वो मेरी प्रोसेसिंग में तो यूज ही नहीं हो रहा, तो उसकी सेफ गार्डिंग हो गई। दूसरा मेरी कैपिटल एसेट्स, कुछ कैपिटल एसेट्स छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, तो छोटे एसेट्स को कहीं और लेके जाना, उनका गलत यूज करना इज मोर इजी, तो अगर कंट्रोल्स ढंग के होंगे तो मैं उससे भी प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। थर्ड थिंग इज फ्रॉड एंड एरर प्रिवेंशन, इन्वेंटरी को रिकॉर्ड ना करना या फिर एक्सेस इन्वेंटरी रिकॉर्ड करना, ये अगर कंट्रोल्स होंगे तो कम हो सकता है। दूसरी बात एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑब्वियसली अगर मेरी अकाउंटिंग ढंग से हो रही है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी ढंग से हो जाएगी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एप्लीकेबल किस किस पे है। तो एज पर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऑल एंटिटीज वेदर लिस्टेड और नॉन लिस्टेड दोनों पे एप्लीकेबल है, बट कुछ एग्जेम्पशन भी है, एक तो ओपीसी को दिया हुआ है और स्मॉल कंपनी को दिया हुआ है, वो भी जब हमारा टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है और बोरिंग्स मेरी लेस देन 25 करोड़ है। नेक्स्ट 134 के हिसाब से ऑल द लिस्टेड एंटिटीज को आईएफसी एप्लीकेबल होता है। शेड्यूल 4 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एप्लीकेबिलिटी है उसको आईएफसी भी लगेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक रिपोर्ट जाती है जिसमें आईएफसी की रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। उसके बाद आता है रूल 85 ऑफ कंपनी अकाउंटिंग रूल्स। हाँ, इसमें भी जिन एंटिटी का पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ से ऊपर है उन पे आईएफसी एप्लीकेबल है, और एज पर 177 ऑल द एंटिटीज या कंपनीज जिन पे ऑडिट कमिटी फॉर्म करना मैंडेटरी है उनके लिए भी आईएफसी एप्लीकेबल है। अब ऑडिट लाइफ साइकिल पे आते हैं। ऑडिट ऑडिट स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट थिंग व्हिच इज मैंडेटरी इज ऑब्वियसली ऑडिट प्लानिंग। सर ने अभी बताया था अगर प्लानिंग अच्छी है तो फिर ऑडिट भी अच्छी हो जाएगी, और प्लानिंग में अगर हमने कुछ भी कमी छोड़ी तो इट इफेक्ट्स आवर फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट। फिर ऑडिट एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ऑडिट के बारे में रिपोर्टिंग करनी है वो है। फिर ऑडिट फॉलोअप और ऑडिट मॉनिटरिंग, इसको मैं अभी डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। अभी डिस्कस अबाउट द फ्लो ऑफ ऑडिट। पहला तो ऑडिट प्लानिंग, अभी अपन ने दो तरीके की इंटरनल ऑडिट देखी के बारे में थोड़ा सा समझा, एक तो रिस्क बेस्ड और एक नॉर्मल। तो प्लानिंग भी उसी हिसाब से होगी। अगर मेरी रिस्क बेस्ड ऑडिट है तो मेरे को अपनी रिस्क आइडेंटिफाई करने, एंटिटी की ढंग से अंडरस्टैंडिंग लेनी है। उसके बाद अपने अगर मैं नॉर्मल ऑडिट कर रही हूँ तो मेरी मटीरियलिटी लेवल डिफाइन करेंगे। देन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इंटरनल ऑडिट है तो कंट्रोल्स का डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हुआ है कि इन कंट्रोल्स का है या नहीं है, अभी जैसे सर ने बोला तो वो चेक करना है। एंड देन उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, कंट्रोल्स तो है पर वो काम कर रहे हैं या नहीं, ये चीज चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट थिंग इज रिपोर्टिंग ऑन दैट, हमारी अश्योरेंस रिपोर्ट जाएगी उसके बारे में। ऑडिट प्लानिंग को देखते हैं। ऑडिट प्लानिंग में as per told in the beginning, SIA 220 जो ऑडिट प्लानिंग के बारे में वो ऑडिट प्लानिंग को डिफाइन करता है। मैंने अब तक 2-3 बार ऑडिट प्लानिंग के बारे में बता दिया। नेक्स्ट में चलते हैं ऑडिट रिपोर्टिंग एंड फॉलोइंग अप। अब रिपोर्टिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप किस तरीके से उसमें अपनी कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप डिफाइन करोगे। जैसे अपन नॉर्मल ऑडिट्स में क्या करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो मटेरियल स्टेटमेंट तो है बट आपने वो ठीक करवा दी ड्यूरिंग ऑडिट, तो आप दो अपने की ऑडिट मैटर्स और वो चीज अगर आप डालना चाहोगे तो डालोगे, नहीं तो जरूरी नहीं है। तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या डालना है दैट इज इंपॉर्टेंट। देन फॉलो अप, मैंने सामने वाले को अपनी ऑब्जर्वेशन बता दी पर मैंने उसका कुछ सामने वाले से लिया नहीं है जवाब, या फिर मैंने ठीक नहीं कराया, तो फॉलो अप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड पोस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स, इसमें भी वही चीज है कि आपने किस तरीके से चेकिंग की है और किस तरीके से आपने रिप्लाईज दे दिया मैनेजमेंट। नाउ इंटरनल ऑडिट प्रोसेस, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन।
रिस्क का असेसमेंट करना है, रिसोर्सेज एलोकेशन, दो तरीके के रिसोर्सेज है अपने, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स, दोनों का प्रॉपर एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिट। फिर ऑडिट कैलेंडर, मेरे को ऑडिट टाइम भी कंप्लीट करनी है, ऐसा नहीं कि मैंने छोटे से एरिया में ज्यादा टाइम लगा दिया, इंपॉर्टेंट एरिया के लिए लास्ट में टाइम नहीं बचा। एंड देन कम्युनिकेशन, दो तरीके कम्युनिकेशन है, एक तो जो अपन डायरेक्टली विदाउट रिटन मैनेजमेंट से बात करते हैं वो, और एक जो अपन एंड में ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं वो। Now audit planning and preparation ये बहुत बड़ा है। Overall internal audit planning. This talks about the same thing. मैंने सारी एरियाज कवर कर लिए, फोकसिंग ऑन द मोर इम्पोर्टेंट एरियाज और रिसोर्स का प्रॉपर एलोकेशन। अब एनुअल ऑडिट प्रोग्राम बनाना होता है। ऑडिट प्रोग्राम जो इंटरनल ऑडिट होती है जनरली उसमें जो हमने पढ़ा जो समझा उसके हिसाब से ये है कि एज एन ऑडिटर अपन को क्वार्टरली या मंथली जिस भी तरीके से हमारी ऑडिट कंडक्ट हो रही है उस पे ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए। कि जैसे मेरा इन्वेंटरी की चीज है तो इट इज बेटर कि मैं ईयर एंड पे चेक करूं ना कि बिगनिंग पे। तो ऑडिट प्रोग्राम आप इस तरीके से बनाओ कि अगर मेरे को एरिया स्टार्टिंग में चेक कर लिया, मुझे पता है मुझे लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा उसे वापस चेक करने का, तो वो ऐसा एरिया जिसको लास्ट में चेक करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्योंकि इन्वेंटरी एक ऐसी चीज है जो आप स्टार्टिंग में चेक कर लोगे तो भी आपको लास्ट में एक बार देखना तो पड़ेगा कि हाँ मेरा इन्वेंटरी प्रॉपर चल रहा है क्या। तो उस बेसिस पे अपना क्वार्टरली या मंथली आप डिवाइड कर सकते हो अपना काम, जिससे आप सारे एरियाज भी कवर कर लो और आपकी टाइम की ऑडिट भी हो जाए। प्लानिंग इंडिविजुअल ऑडिट, अपन ने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली थी, रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए थे और लीगल कंप्लायंसेस चेक करनी है। जैसे कि सर ने अभी बताया अलग अलग लॉस लगते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो लेबर लॉस लग रहे हैं, ओवर टाइम के लिए अगर आपको पैसे ढंग से मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए अलग से चीजें हैं, पीएफ की एप्लीकेबिलिटी चेक हो सकती है और काफी सारे लीगल कंप्लायंसेस की अपन को चेकिंग जरूरत पड़ेगी। नॉलेज ऑफ एंटिटी एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग, एंटिटी की इंटरनल पॉलिसीज क्या है, एंटिटी का फाइनेंशियल डेटा उसकी ढंग से अंडरस्टैंडिंग, एंटिटी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है उसका अंडरस्टैंडिंग लेने से अपने को काफी चीजें आइडेंटिफाई हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल्स, अब कंट्रोल्स का इवैल्यूएशन, एक तो मैंने कौन कौन सी कंट्रोल्स लगा दिए और एक मुझे किन कंट्रोल्स की जरूरत है, दूसरी बात उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कैसी है, वो कंट्रोल्स ढंग से काम कर रहे हैं नहीं, जो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो दे पा रहे हैं नहीं, और फिर उन पे अश्योरेंस देना, इसमें कंट्रोल रिलेटेड चेकिंग। फिर आते हैं इनहेरेंट रिस्क पे। इनहेरेंट रिस्क ऐसी रिस्क है जो कि होती है चाहे किसी भी तरीके की इंडस्ट्री हो। तो मैनेजमेंट की इंडस्ट्री, अगर कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ मैनेजमेंट ही खराब है, आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई ये चोरी करने जैसी लग गई इनकी हरकत से, तो फिर आप उस बेसिस पे करोगे चेकिंग। फिर आते हैं अपन अनयूजुअल प्रेशर्स। अगर हमारी एंटिटी इस तरीके की है कि जो मैनेजमेंट है उनको उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि मेरी सेल्स कितनी है या फिर मेरा प्रॉफिट कितना है, उस बेसिस पे उन्हें पैसे मिल रहे हैं, तो दे ट्राई टू चेंज द प्रॉफिट, चेंज मैनिपुलेट द सेल्स। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देन कमिंग टू अकाउंटिंग सिस्टम क्वालिटी, मेरा अकाउंटिंग सिस्टम ही खराब है, मेरे टाइम पे जीआरएन नहीं बन रहा, जब मेरे गुड्स निकल रहे हैं तब मैं टाइम पे उसे बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रही, तो अगर मेरा सिस्टम ही नहीं बना हुआ ढंग से तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। फिर आते हैं ससेप्टिबिलिटी ऑफ एसेट्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई एसेट ऐसा है कि जो छोटा है बट इट इज वैल्यूएबल, तो उसको चोरी करना, उसको इधर उधर ले जाना इज वेरी इजी। तो फिर अगर ऐसे कोई एसेट आपको आइडेंटिफाई होते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट तो यू नीड टू टेक इट मोर इनटू कंसिडरेशन। फिर लीगल कंप्लायंसेस है अपने, आप पहले तो ये देख लो जिस इंडस्ट्री में हो आप उस पर कौन कौन सी चीजें एप्लीकेबल है। अगर आपको यही नहीं पता कि कौन कौन से लॉज मेरे ऊपर लगते हैं तो आप उनका कंप्लायंस कैसे चेक करोगे। उसके बाद वेदर उस पे कोई ऑलरेडी कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है क्या, अगर कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका आउटकम क्या है, और फिर उस बेसिस पर अपना ओपिनियन बनाना है। फिर सर ने स्टार्टिंग में बोला था एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में, एक तो मैं ट्रेंड एनालिसिस कर सकती हूँ। अपन जनरली करते भी है और ऑडिट में हम लोग ने ओएनजीसी की ऑडिट की थी, ऑल्दो टेक्सटाइल नहीं है, तभी हम ट्रेंड एनालिसिस बनाते थे। तो हम जितनी भी पिछले साल की बैलेंस शीट या टीवी उठाया और इस साल का उठाया और उससे अराउंड 2 साल का उठाते थे जनरली, फिर परसेंटेज चेंज देखते थे कि सेल्स में जनरली मेरे 20% का इंक्रीज आ रहा है, अचानक से मेरे 50 या 60% आ गया, तो उसका क्या रीजन है और उसका इफेक्ट किस किस के ऊपर जाता है, तो उससे भी काफी चीजें आइडेंटिफाई होती है। फिर रेशियो एनालिसिस,
क्योंकि अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो यहाँ पे इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो करंट रेशो मेरा या फिर मेरा रिसीवेबल वेस्टेज रेशो भी और टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और ट्रेड रिसीवेबल्स में कितने टाइम में कन्वर्ट कर पा रही हूँ उसका रेशो इज मोर इम्पोर्टेंट इधर। और अकाउंट बैलेंस के चेंजेस जो भी है वो तो अपन चेक करते ही है नॉर्मली। फिर किसी भी ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है वर्किंग पेपर्स, क्योंकि अगर आपने वर्किंग पेपर ही नहीं बनाए तो आपके पास एक तरीके से प्रूफ ही नहीं है कि आपने ऑडिट की। तो अगर वर्किंग पेपर नहीं है तो ऑडिट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट नथिंग, क्योंकि आप प्रूफ ही नहीं कर पाओगे कभी कि मैंने ये चीज चेक की। तो वर्किंग पेपर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आते हैं एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट पे। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज लाइक अ फ्रेमवर्क कि आप अपनी एंटरप्राइज की रिस्क को कैसे मैनेज करते हो। इसमें अपन पूरी एंटरप्राइज कवर कर लेते हैं। की बेनिफिट्स क्या होते हैं अब इसके। एक तो मैंने स्टार्टिंग में अपनी रिस्क एपेटाइट एनालाइज की होगी, तो मेरे को अपनी एंटरप्राइज की रिस्क पहली बार ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है कि मेरी जो रिस्क है उस एपेटाइट के अंदर ही है। और फिर अगर मुझे फ्यूचर में कोई चेंजेस दिखते हैं या मुझे दिखता है कि किसी एरिया में मेरी रिस्क एपेटाइट से ऊपर रिस्क जा रही है तो मैं उसको कैसे वापस से अपनी एपेटाइट के अंदर लाऊं, वो अपन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के। सेम लाइक इंटरनल कंट्रोल्स, पहले मैंने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली, फिर अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए कि मुझे कितना रिस्क को अचीव करना है, कितने से कम अपनी रिस्क रखनी है। फिर कोई ऐसा इवेंट था जो मेरी रिस्क को स्पेसिफिकली अलग से बढ़ा रहा था, ऐसे इवेंट का क्या मुझे करना है, उसके बदले में क्या मैं कंट्रोल लगा सकती हूँ वो देखना है। रिस्क का असेसमेंट करना है, रिस्क के लिए रिस्पॉन्सेज देने हैं। रिस्पॉन्सेज ऐसे होने चाहिए आप प्रोएक्टिव अप्रोच रखो, आपको पहले से ही पता रहना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरे पास रिस्क है, पहले से उसका प्रोविजन बना के रखी हूँ, अगर ऐसा होता है तो मेरे को क्या करना है, जिससे टाइम भी कम लगेगा और आप पहले से कर भी लोगे। अब कंट्रोल एक्टिविटीज जो अपने कंट्रोल बनाए थे रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए वो है कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट, प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी है। और रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि मुझे धीरे धीरे पता चलते जाएगा कि कितनी मेरी रिस्क बढ़ती जा रही है, तो मैं उस हिसाब से अपना चेंज करती जाऊंगी जो भी मुझे प्रोसेसेस लगाने। अब इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनल कंट्रोल, चेकिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड देन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। इंटरनल ऑडिटर का क्या क्या रोल है इसके अंदर। असेसिंग द फ्रेमवर्क, सिमिलर लाइक दैट कि मेरे पास क्या अभी ऑलरेडी फ्रेमवर्क चल रहा है, उसमें क्या क्या वीकनेसेस है और उसके बदले में मैं क्या करके बेटर एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ। अब अपन बात करेंगे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रिस्क है स्पेशली। तो वंदिया ने स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अभी कौन कर रहा है, चाइना। तो इंडिया की जो सबसे बड़ा कंपटीशन है वो चाइना है, क्योंकि एक तो सस्ता कपड़ा बिकता है वहां से, और दूसरी जो एक इम्पोर्टेंट बात है चाइना और इंडिया की ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो माल एक्सपोर्ट करने की कॉस्ट है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छे से बिल्ड हो चुका है अब तक कि उनके पास बहुत सारे तो पोर्ट्स हैं, उनकी रोड की कनेक्टिविटी इज फार बेटर देन इंडिया। इस वजह से जो दूसरी कंट्रीज है वो जब इंपोर्ट करती है तो दे प्रेफर चाइना, नॉट बिकॉज कि उनका कॉटन या कपड़ा वो ज्यादा अच्छा है, बट बिकॉज उनको ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम पड़ती है। तो चाइना की इस वजह से डाउन होगी, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो इंडिया के पास कम है, ऑल द रिसोर्सेज इंडिया के पास आ रहे हैं तब भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पा रहे। फिर आते हैं कंपटीशन फ्रॉम लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स, चाइना ही आता है, इंडिया से ज्यादा कंपटीशन तो कर नहीं पा रहे लोग। फिर आता है कॉम्पिटिटिव राइवलरी ड्यू टू ज्योग्राफिकल लोकेशन, यूरोपियन कंट्रीज जनरली इंडिया से इंपोर्ट थोड़ा कम करती है एज कम्पेयर टू चाइना, क्योंकि ज्योग्राफिकली वो अब बड़ा कंट्री है, उनके पास काफी सारे एरिया है कि इस पोर्ट से ज्यादा फास्ट पहुंचा सकते हैं वो। नाउ पॉलिटिकल रिस्क, ये तो अपन ने नॉर्मली ऑडिट्स में भी पढ़ा हुआ है। पैसे ट्रांसफर करने के लिए लिमिट होती है, इंपोर्ट करने के लिए लिमिट होती है, एक्सपोर्ट करने के लिए लिमिट होती है। और अगर अपन इंडिया इंपोर्ट कर रहे हैं और कोई कंपनी बहुत ज्यादा लो कॉस्ट पे बेच रही है तो गवर्नमेंट समटाइम्स पुट्स पेनल्टीज ऑन देम और ड्यूटीज, जिससे कम इंपोर्ट हो, और एक्सपोर्ट करने को सर ने बताया ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है अपने को, तो वो चीज है। ऑपरेशनल रिस्क इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिस्टम फेलियर। अगर मेरी मशीन बंद हो गई, सिर्फ 10 मिनट के लिए भी बंद होती है तो बहुत सारा बड़ा प्रोडक्शन रुक जाता है।
तो अगर सिस्टम फेलियर हो रहा है, आप नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस आपका रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है, तो इट इज अ बिग रिस्क इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फिर एक्सटर्नल इवेंट्स, पॉलिटिकल और सिविल चीजों से तो हमेशा डिस्टर्ब होता ही है, कोई भी इंडस्ट्री हो। उसके बाद डेटा एंट्री एरर्स, मैंने बताया था अगर इन्वेंटरी ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो रही तो दैट इज ऑल्सो रिस्क। और फ्रॉड दैट एग्जिस्ट एवरीवेयर। अब एम्प्लॉय हेल्थ, अवंतिका ने भी इसके बारे में बोला था। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कई बार डाइंग और इन चीजों के लिए ऐसे काम होते हैं कि या तो जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है या बहुत ही हाई टेम्परेचर है, तो उन कंडीशंस में जो एम्प्लॉयज है उनकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। दूसरी बात, जब भी प्रोसेसिंग होती है तो माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, तो वो एक एम्प्लॉय की हेल्थ पे जो है ये तो बॉडी रिस्क हो गई। दूसरी बात, जैसे सर ने बताया ओवर टाइम करा रहे तो पैसा मिल रहा है नहीं वो पता है, और मेंटल हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि इंसान अगर खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा तो व्हाट इज द यूज ऑफ हेल्थ। फिर आगे चलते हैं लेबर डिस्प्यूट्स, वो तो लेबर यूनियन है, कोई भी इंडस्ट्री है तो वहां पे लेबर डिस्प्यूट्स इज द बेसिक थिंग। नाउ रुचिका विल कैरी फ्रॉम हियर। तीन चीज मैं अकाउंटेंट्स में करूंगा। जो ऑडिट प्रोग्राम है, दैट शुड नॉट बी अ रिजिड ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, जब आपने रिस्क मैनेजमेंट से डिस्कस कर लिया, रिस्क आइडेंटिफाई कर ली, इनहेरेंट रिस्क भी आपने देख ली, एक ऑडिट प्रोग्राम भी बना लिया, तो ऑडिट प्रोग्राम शुड बी एक फ्लेक्सिबल। जब भी आपने ऑडिट प्रोग्राम करें तो एक तो फ्लेक्सिबल आपका ऑडिट प्रोग्राम हो। डॉक्यूमेंटेशन अगेन ऐसा ये 330 डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कह रहे हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हम बात करें कि जो एसएमई जितनी भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, उनका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की है। जो भी आप ड्राफ्ट इश्यू करें उसके लिए जो भी आप पॉइंट दें तो यू शुड हैव द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन दैट वन। और इंटरनल ऑडिट के लिए ऐसा ये 330 आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा है। वहां पे हमारा ऐसे 230 बात करता है, यहाँ पे ऐसा ये 330 बात करता है। तो हमको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात करनी है। आपकी रिस्क की बात करते हैं तो जो इतनी भी आपकी रिस्क है, ग्लोबल रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क है, एम्प्लॉय रिस्क है, आप ये देखिए कि बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आपका नॉइज का लेवल बहुत ज्यादा होता है। जो आपकी स्पिनिंग जितनी भी मिल्स हैं, रिंग फ्रेम्स हैं, आपका चाहे ब्रो हाउस है, होता क्या है कि आपके एज पर लॉ ईयरबड्स देना मैंडेटरी है, लेकिन मालूम चलता है कि वहां पे बिना ईयरबड के लेबर काम कर रही है ना। आपको वहां पे फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से आपको जो मेडिकल के जो बॉक्स हैं वो होने चाहिए, वो भी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आपको फैक्ट्री एक्ट की भी जो कॉम्प्लाइंस को साथ में देखना है। तो ये सब चीजें अपने को एडिशनल देखनी है, जहाँ पे हमको जितनी भी मेरी रिस्क है और एज इंटरनल ऑडिटर मेरी क्या लायबिलिटी है, क्या मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया है, और रिपोर्ट करने के बाद में रिपोर्टिंग भाई आपका क्या है, केवल रिपोर्टिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, रिपोर्टिंग के बाद में आपको उसको एग्जीक्यूटिव समरी के रूप में टॉप मैनेजमेंट को भी देना है, जिससे कि टॉप मैनेजमेंट तक भी आपकी बात करते हैं। या जब आप कोई ऑडिट कमेटी के अंदर जाएं तो ऑडिट कमेटी के अंदर जितने इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको आप कवर करें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्ड मेंटेनेंस इंडस्ट्री। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमें क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। कॉटन टेक्सटाइल कंपनी को रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कॉटन टेक्सटाइल रूल्स 1977 के अकॉर्डिंग। किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मेजर कॉस्ट होती है डायरेक्ट मटेरियल। हर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक मिक्सिंग बुक मेंटेन करके रखती है जिसके अंदर वो रिकॉर्ड करते हैं कि कितना प्रोपोर्शंस ऑफ कॉटन वो यूज करेंगे यार्न को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अपन अब डिस्कस करते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहले तो उन्हें प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं कि कितना कॉटन आया, कितना इशू हुआ और कितना उनके पास बैलेंस बचा। फिर अगर कोई कॉटन इंडिजिनियस खरीदा है या फिर इंपोर्ट कर रखा है तो दोनों के सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर मैनमेड फाइबर यूज हो रहा है तो ये इंश्योर करना पड़ेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कि जो उसका नॉमेनक्लेचर है वो वही यूज करे जो कि टेक्सटाइल कमिश्नर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेस्ट।
ऐसे सर ने भी समझाया, वेस्ट दो तरीके के हो सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, सॉफ्ट वेस्ट और हार्ड वेस्ट। जो सॉफ्ट वेस्ट होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, मतलब अपन उसको रीयूज कर सकते हैं विदाउट एडिशनल एफर्ट्स के। तो इसमें अपन कोई वेस्ट फैब्रिक ये जैसे कि फोटो में दिख रहा है, हार्ड वेस्ट होता है, हार्ड वेस्ट रिजिड वेस्ट होता है, जिसको रिसाइकल और रीयूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अपन को एडिशनल एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो जैसे कि ये बॉबिन्स हो गए हार्ड वेस्ट का एग्जाम्पल। फिर वेस्ट में सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री वेस्ट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करती है। वेस्ट मल्टीप्लायर की रिक्वायरमेंट क्यों आती है? क्योंकि वेस्ट मल्टीप्लायर से अपन ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना इनपुट चाहिए, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आफ्टर कंसिडरिंग वेस्ट। फिर कितने स्पॉइल हुए, कितने रिजेक्ट हुए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट है एफआरसी, फेंस, रैक्स एंड चिमनीज। ये क्लोथ का वेस्ट होता है, इसका भी पूरा रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो वेस्ट क्लोथ होता है वो उसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है वेजेस। जो वर्कर्स होता है अपन उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं टाइम के बेसिस पे या फिर फीस के बेसिस पे। तो अगर टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अपन उसको मेंटेन करना पड़ता है क्लॉक कार्ड्स या फिर टाइम कार्ड्स। उसमें क्या होता है कि वो कब आया, वो कब गया, वर्कमैन का क्या लंच टाइमिंग है, क्या उसने ओवर टाइम करा, ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। फिर हो सकता है पीस वर्क कार्ड्स। पीस वर्क कार्ड्स में अपन बताते हैं कि वर्कर ने कितनी देर में कितने पीसेस बनाए, या फिर अगर मशीन है तो एक मशीन कितना प्रोड्यूस कर रही है एक स्टैंडर्ड टाइम के अंदर। नेक्स्ट है ओवरहेड। जितनी भी ओवरहेड्स लगते हैं उनकी कॉस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी, उनकी रिकॉर्ड्स मेंटेन करनी पड़ेगी। उसको अपन डिवाइड करते हैं फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर। फिर एलोकेट करते हैं अपन कोई रीजनेबल रेशियो ले लेते हैं, जैसे कि मशीन शिफ्ट, प्रोडक्शन वॉल्यूम या फिर कॉस्ट सेंटर एक्सपेंसेस। फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स और मशीनरी स्पेयर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स, बॉबिन्स और जो कैपिटल वर्क्स होते हैं इन सब के रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। फिर सर्विस डिपार्टमेंट, फिर उसको अपन अपोर्शन कर देते हैं। और यूटिलिटीज, यूटिलिटीज में मतलब क्या हुआ कि कितना वाटर लग रहा है, कितना स्टीम लग रहा है, कितना पावर लग रहा है। फिर इनको अपन कॉस्ट सेंटर्स में डिवाइड करते हैं और फिर कॉस्टिंग करते हैं। फिर सिमिलरली वर्कशॉप में कितने एक्सपेंसेस लग रहे हैं, उनकी डिजाइनिंग में कितनी कॉस्ट आ रही है, उनकी फोटो इंग्रेविंग और स्क्रीन मेकिंग में कितनी कॉस्ट आ रही है, और डेप्रिसिएशन की अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। फिर अब अपन ने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिए, एज ऑडिटर हम क्या चेक कर सकते हैं? पहला, एंटिटी ने जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाया है वो एक्यूरेट हो, ताकि डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्म हो सके। नेक्स्ट है कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल। ऑडिटर यूज कर सकता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स को ये एनालाइज करने के लिए क्या एंटिटी ओवर एक्सपेंडिचर तो नहीं कर रही है, कॉस्ट एनालाइज कर सकता है। थर्ड, ऑनगोइंग कंप्लायंस। कंप्लायंस चेक कर सकता है कि क्या एंटिटी कंप्लाई कर रही है क्या रूल्स के अकॉर्डिंग। और फिर अपन डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ यार्न। अब अपन यार्न की कॉस्टिंग कैसे करते हैं? तो स्टेप नंबर 1, अपन सबसे पहले देखेंगे कि कितनी जो टोटल कॉटन है वो कितनी इशू हुई है, क्वांटिटी के टर्म्स में और वैल्यू के टर्म्स में। फिर दोनों में देखेंगे कि कितनी कॉटन इशू हुई है वॉक के लिए और वेफ्ट के लिए। अपन ने पहले देखा था कि वॉक हॉरिजॉन्टल स्टैंड्स होते हैं और जो वेफ्ट वॉक वर्टिकल स्टैंड्स होते हैं और जो वेफ्ट होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। फिर स्टेप नंबर 2, अपन इनपुट आउटपुट एनालिसिस करते हैं कि कितने इनपुट से कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। फिर स्टेप नंबर 3, टोटल आउटपुट ऑफ यार्न कितनी प्रोड्यूस हुई है। फिर स्टेप नंबर 4, अपन नेट मिक्स वाइज कॉस्ट निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है कि कितनी कॉस्ट लग रही है अपनी इनपुट्स के ऊपर इनटू कितनी क्वांटिटी ऑफ केजी पर केजी कितना मिक्स चाहिए अपन को, माइनस वेस्ट। फिर स्टेप नंबर 5, अपन वेस्ट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करेंगे। फिर स्टेप नंबर 6, अपन कन्वर्जन कॉस्ट निकालेंगे। कन्वर्जन कॉस्ट अभी तक जितनी भी कन्वर्जन कॉस्ट निकाली है अपन ने वो। फिर स्टेप नंबर 7, अपन ने जो कन्वर्जन कॉस्ट निकाली थी उसको अपन पर केजी निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है कि अपनी मशीन में जितनी भी कन्वर्जन कॉस्ट निकली थी उससे जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है अपन उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपनी आ जाएगी कन्वर्जन कॉस्ट पर केजी। स्टेप नंबर 8, अब अपन निकालेंगे कन्वर्जन कॉस्ट पर यार्न ऑफ यार्न पर केजी। इसमें क्या करेंगे, जो भी अपनी स्टेप 7 में कन्वर्जन कॉस्ट आई है उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे वेस्ट मल्टीप्लायर से।
फिर स्टेप नंबर 9, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यार्न काउंट वाइज। तो इसमें क्या होता है कि जो मिक्सिंग की कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, तो जो मिक्स है उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे वेस्ट मल्टीप्लायर से और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो इससे आ जाएगा अपनी यार्न की कॉस्ट पर केजी, और फिर टोटल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यार्न्स पर। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिनिश्ड क्लोथ की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सिंपल है, जितने भी उस पर खर्चे हुए अपन उन सबको ऐड कर देंगे। तो ब्लीचिंग में जितनी भी कॉस्ट लग रही है, डाइंग में जितनी भी कॉस्ट लग रही है, प्रिंटिंग में जितनी भी कॉस्ट लग रही है, फिनिशिंग सेक्शन में जितनी भी कॉस्ट लग रही है, पैकिंग सेक्शन में जितनी भी कॉस्ट लग रही है, अपने सब में ऐड कर देंगे तो अपने पास फिक्स क्लोथ आ जाएगा, फिक्स क्लोथ की कॉस्ट आ जाएगी। फिर रोल ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, अपन इंटरनल ऑडिटर का रोल तो बहुत बार डिस्कस कर ही चुके हैं, बस अपन को ये देखना है कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से ही कंसर्न नहीं होता, उसको ऑपरेशनल एक्टिविटीज भी देखनी पड़ती है, माइन्यूट से माइन्यूट चीजें देखनी पड़ती है। नेक्स्ट, फिर इंटरनल ऑडिट चेकलिस्ट फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब हम देखेंगे कि इंटरनल ऑडिट में अपन क्या क्या चीजें देख सकते हैं, क्या क्या चीजें अपन कंसिडर कर सकते हैं। पहला, अपन को एंटिटी का कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहिए कि एंटिटी पार्टनरशिप फर्म है या फिर कंपनी है, तो उससे अपन उसका एमओए और एओए देख लेंगे। उससे अपन देख लेंगे कि क्या एंटिटी कंप्लाई कर रही है, क्या जितने भी लॉज है उस जो भी उस पर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल में मैनमेड फाइबर्स हो सकते हैं या फिर नेचुरल फाइबर्स हो सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स का एग्जांपल है कॉटन और मैनमेड फाइबर का एग्जांपल है पॉलिस्टर, और सेमी मैनमेड का एग्जांपल है विस्कोस। विस्कोस में क्या होता है, बनता तो नेचुरली है बट इसमें बहुत केमिकल्स लग जाते हैं, इसको सेमी मैनमेड बोलते हैं। फिर रॉ मटेरियल में अगर अपन रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में अपन क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं। पहला, कि जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन, तो वो क्या एंटिटी की कॉटन पॉलिसी से कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट, कि क्या जो टाइमली जो भी परचेज हो रही हो कि उसकी जो एंट्री है सिस्टम के अंदर, ईआरपी या सैप जो भी सिस्टम है उसमें टाइमली हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, हो रही है या नहीं हो रही। तो उसमें अपना सैंपल साइज देख लेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल करके देख लेंगे किसी सैंपल पे कि क्या परफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो क्वालिटी अपन को चाहिए उसके अकॉर्डिंग आई या नहीं आई, और अगर नहीं आई तो जो डेबिट मेमो रेज हुआ है क्या वो करेक्ट रेज हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर मंथली एंड ईयरली प्राइस चार्ट देख लेंगे कि क्या एंटिटी मंथली एंड ईयरली प्राइस चार्ट बना रही है क्या क्वालिटी ऑफ कॉटन का, ताकि वो प्राइसेस को प्राइस ट्रेंड निकाल सके। फिर पीएसएल परचेज। फिर नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अपन क्या क्या दिख सकते हैं। पहले अपन देखते हैं स्टॉक कैटेगरी, किसी भी टेक्सटाइल कंपनी की स्टॉक क्या क्या हो सकती है। तो स्टॉक में क्या आ सकता है, रॉ मटेरियल्स आ सकते हैं, डाइज आ सकते हैं, केमिकल्स आ सकते हैं, कंज्यूमेबल्स आ सकते हैं, स्टोर्स आ सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है और वेस्ट हो सकता है। फिर नेक्स्ट होता है फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन भी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट होता है, तो और तो इंश्योर कर सकता है कि क्या एंटिटी में फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो जो भी शॉर्टफॉल या फिर वो आ रहा है तो वो कैसे अकाउंट पर हो रहा है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन, जो भी वैल्यूएशन हो रहा है वो क्या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा। अगर एएस कंप्लाइंस एंटिटी है तो उसको AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से कंप्लाई करना पड़ेगा। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या क्या देख सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे नहीं हो रहे, इन्वेंट्री लेवल्स जो भी एंटिटी ने फिक्स कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग प्रोक्योरमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इमरजेंसी या अर्जेंट परचेज हो रही है तो फिर कितने इंस्टेंसेस है इमरजेंसी परचेज के जो कि बिना प्रोसीजर फॉलो करे खरीद रहे हैं। फिर इमरजेंसी स्पेयर्स और जो रेगुलर स्पेयर्स है क्या उनका प्रॉपर बाइफिकेशन हो रखा है या नहीं हो रखा सिस्टम के अंदर। जो भी पहले अगर मटेरियल्स कंज्यूम हो रहे हैं तो इंश्योर करो कि वो पहले ऑलरेडी कंज्यूम हो गए, मतलब इशू करने से पहले चेक करो कि जो पहले वाले इशू कर रखे थे क्या वो कंज्यूम हो गए या नहीं हो गए। फिर डिस्कार्डेड और डिस्पोजेबल आइटम्स आइडेंटिफाई हो रहे टाइमली बेसिस पे और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव हो रहे हैं। फिर वेयरहाउसिंग एंड स्टोरेज में अपन चेक कर सकते हैं कि एंटिटी की करंट एंड फ्यूचर स्टोरेज रिक्वायरमेंट कैपेसिटी क्या है। क्या एंटिटी ओवर स्टोरेज जितना करना चाहिए उससे ज्यादा तो नहीं कर रही, उससे कम तो नहीं कर रही। फिर देख सकते हैं कि क्या स्टोरेज जो लोकेशंस है
वो क्लियरली डिफाइंड है या नहीं है, मतलब प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई होना चाहिए। अगर कोई भी मटेरियल पर ढूंढने जा रहे हैं वेयरहाउस में तो उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। फिर एंटिटी क्या फैक्टर्स लगाए कंसिडर करती है वेयरहाउस की लोकेशन डिसाइड करने के लिए। फिर क्या एंटिटी ने जो भी स्टॉक रखा है क्या उसका इंश्योरेंस लिया है नहीं लिया, और कोई मैकेनिज्म है क्या जो कि बता देता है कि कब इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो जो कि बता देता है कि जो भी स्टॉक रखा है वेयर हाउस में उसको इंश्योरेंस कराने की रिक्वायरमेंट है। फिर कंट्रोल्स देख सकता है ऑडिटर की क्या कि अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रिवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, कि स्टाफ एडिक्वेटली ट्रेंड है या नहीं है। फिर कंट्रोल्स देख सकते हैं थेफ्ट या पिलफरेज के लिए क्या कंट्रोल्स है, एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज है क्या ताकि जो स्टॉक हो वो डिटोरेट या फिर डैमेज ना हो। फिर सेल्स में अपन चेक कर सकते हैं जैसे कंट्रोल क्लोथ सेल्स होती है। कंट्रोल क्लोथ सेल्स एक स्कीम होती है गवर्नमेंट की जिसके अंदर क्या होता है जो सेल होती है वो वीकर एंड पोरर सेक्शन के लिए होती है। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ पोर्शन रिम्बर्स कर देता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो जब रिम्बर्स कर रहा है तो क्या उसकी अकाउंटिंग ठीक हुई है नहीं हुई और एंटिटी कंप्लाई कर रहा है क्या उन कंडीशन से जिसकी वजह से उनको वो रिम्बर्समेंट मिल रहा है गवर्नमेंट से। फिर यार्न की सेल होती है तो यार्न की सेल्स तो जनरली पावर लूम्स और हैंडलूम्स को होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है तो अपन कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं। फिर होता है वेस्ट क्रैफ्ट। वेस्ट क्रैफ्ट को बेचने सेल करने के लिए जनरली ऑप्शन होते हैं तो अपन वो देख सकते हैं कि प्रोसीजर ऑप्शन का प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ। फिर नॉर्मल सेल्स हो सकती है जिसमें फिर एक्सपोर्ट सेल्स भी हो सकती है। एक्सपोर्ट सेल्स में अपन चेक कर सकते हैं कि फैमा की रेगुलेशन आरबीआई के रेगुलेशन कंप्लाई हो रहे नहीं हो रहे। जैसे कि कभी भी अगर कोई भी अपन फॉरेन से सेल कर रहे हैं और अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है मतलब अगर एजेंट इन्वॉल्व है तो अगर इंडिया के एजेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एजेंट बाहर का है तो ऐसा हो सकता है कि आरबीआई की परमिशन रिक्वायरमेंट हो कि उसको अमाउंट रेमिट करने से पहले आरबीआई की परमिशन चाहिए। तो कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले कोई चेक कर लेना चाहिए कि अगर आरबीआई की रिक्वायरमेंट्स है तो वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। फिर सेल्स इनवॉइस देख सकते हैं, फिर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं, प्रॉपर एडजस्टमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का वो देख सकते हैं। फिर सिविलियन मार्केट सेल्स में क्या होता है कि ना एजेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स या ऑथराइज स्टॉकिस्ट अपॉइंट होते हैं जिनके साथ जिनको अपन सेल करते हैं और फिर वो लोग अपना प्रोडक्शन को सेल करते हैं। तो अपन एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऑथराइज स्टॉकिस्ट के साथ वो अग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इनको जो कमीशन पे हो रहा है वो अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हुआ है नहीं हुआ। फिर रिटेल आउटलेट्स के अकॉर्डिंग से सेल हो सकती है, एंटिटी का खुद का रिटेल आउटलेट हो सकता है या फिर एंटिटी ने मे बी फ्रेंचाइजी ले दी हो तो फिर वो देख सकते हैं अग्रीमेंट। फिर पैकिंग में अपन देख सकते हैं कि क्या एंटिटी ने कोई प्री प्रमोशन सेल्स प्रमोशन स्कीम कर रखी है क्या जिसमें एंटिटी ने सेल्स के लिए कोई भी स्कीम, तो देख लो पॉलिसी क्या है एंटिटी की और एक्चुअल में क्या हो रहा है। फिर कंपैरिजन कर सकते हैं एक्चुअल कॉस्ट जो लग रही है पैकेजिंग में स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग और एक्चुअल के अकॉर्डिंग। फिर वेस्ट सैंपल पैकिंग चेंज इन द स्टैंडर्ड पैकिंग ये सारी चीजें अपन देख सकते हैं पैकिंग के अंदर। फिर क्वालिटी इश्यूज में अपन देख सकते हैं कि एंटिटी कैसे कंप्लेन को हैंडल करती है कि क्लेम का अमाउंट कितना आ रहा है उसमें से वो सेटल कितना करती है, कस्टमर को कितना लॉस होता है। फिर करेक्टिव प्रीवियस कंप्लेंट्स में एंटिटी ने क्या करेक्टिव एक्शंस लिया है, कंप्लेंट्स कितनी रिपीटेटिव नेचर की हो रही है, कंप्लेंट्स का नेचर क्या है और एंटिटी का कस्टमर कंप्लेंट्स मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, एंटिटी कस्टमर कंप्लेंट्स को रिकॉर्ड कैसे करती है, उनको क्लासिफाई कैसे करती है, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, फॉलो अप कैसे लेती है और पेंडिंग कस्टमर कंप्लेंट्स कितनी रखी रहती है। फिर नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सिस्टम। सिक्योरिटी में अपन देख सकते हैं कि क्या एक्सेस कंट्रोल्स बने हुए हैं नहीं बने हुए एंटिटी में, कि जैसे कि आईडी बैजेस की कार्ड्स बायोमेट्रिक सिस्टम ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन ना आए। फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट है। फिर सेफ्टी मेजर्स फॉर वर्कमैन कि अगर उन्हें कुछ चाहिए जैसे पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फिर कंट्रोल अनसेफ कंडीशंस या प्रिवेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम फॉलिंग तो ये देख सकते हैं। फिर फ्लेमेबल सब्सटेंसेस तो क्या इनको स्टोर ढंग से करा है नहीं कर रखा। फिर अपन एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स क्या है,
तो इंटरनल कंट्रोल में अपन देख सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर को कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हाउसकीपिंग हो रही है तो हाउसकीपिंग कैसे सेलेक्ट हुई है, किसी टेंडर से सेलेक्ट हुई है, फिर उसमें अग्रीमेंट क्या बना है, फिर अपन उसको बिल कैसे बना के दे रहे हैं। तो ये चीजें चेक कर सकते हैं अपन। उनके अथॉरिटी लेवल मैट्रिक्स देख सकते हैं कि क्या जो भी अथॉरिटी लेवल मैट्रिक्स है क्या उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा, जो पर्सन ऑथराइज है वही कर रहा है नहीं कर रहा। फिर एंटिटी के अपन अकाउंट्स एंड फाइनेंस देख सकते हैं कि एंटिटी के कंट्रोल ओवर वाउचर प्रिपरेशन की, वाउचर कैसे प्रिपेयर कर रही है, कर सकता है, कौन उसको डिलीट कर रहा है, क्या ऑडिट ट्रेल मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा, फिर जनरल एक्सपेंसेस कैसे बुक हो रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा। फिर अपन टाइम ऑफिस एंड एम्प्लॉय ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं कि लीज कैसे रिकॉर्ड हो रही है, टैक्स कैसे रिकॉर्ड हो रही है। फिर इंटरनल ऑडिट रिपोर्टिंग, ये तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं। फिर तो इसमें अपन ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाते हैं, फिर क्लोजिंग मीटिंग होती है और फिर ऑडिट रिपोर्ट का फाइनलाइजेशन होता है। क्लोजिंग मीटिंग के अंदर अपन डिस्कस करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस ऑडिटी से और उससे रिस्पॉन्सेस लेते हैं और फिर उसको गाइडेंस देते हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। थैंक यू। तो हम बहुत सारे जो एरियाज वाइज है, पर्टिकुलरली हम यहाँ पे सेल्स और परचेज का जो ऑडिट करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, जब सेल्स का होता है तो आपका सेल्स मीमो तैयार होता है। सेल्स मीमो के बेस पे आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो सेल्स मीमो के अंदर जो उन्होंने आपने एक दूसरे की कंडीशन हमने एक्सेप्ट करी है वो सेल्स इनवॉइस में आ गई है नहीं आई। कई बार देखते हैं कि आपका जिस रुपए पेमेंट टाइम है सेल्स मीमो में उसने जो तैयार किया 20 डेज, आपने इनवॉइस बनाते हुए उसको कर दिया 30 डेज या 60 डेज। तो सेल्स मीमो ऐसे ही परचेज करते टाइम भी हमको जो पर्टिकुलरली जो आपका रॉ मटेरियल है और जो इंडस्ट्रीज के अंदर डाइट केमिकल का जो है वो परचेज मीमो पहले बनता है, उसके बाद में परचेज का जो है एग्रीमेंट बनता है। तो जब परचेज ऑर्डर आपने दिया उस परचेज ऑर्डर के टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो मेरी परचेज मीमो में जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो एग्रीड हुई थी वो परचेज ऑर्डर के अंदर आई है या उनसे डिफर तो नहीं कर रही है। तो ये और एक जो टेक्सटाइल में पर्टिकुलरली क्लोथ वाली बात है, क्लोथ के अंदर आपका सेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो सेट का ऑर्डर आया है कहीं आपका ऑर्डर उसी क्वांटिटी और उसी हिसाब से तो डिस्पैच हुआ है। कई बार ऑर्डर कुछ क्वांटिटी का आता है, डिस्पैच कुछ और होता है। तो वहां पे जो डिफरेंस है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें लगती है, वो सब जगह जाता है। आपने शॉर्ट डिस्पैच कर दिया, एक्सेस डिस्पैच कर दिया, वो भी आपको चेक करना होता है। फीस है ना। मीटिंग